अस्सलामुअलैकुम। सिर्फ 5 दिन रह गए। एक दिन आएगा कि हम कहेंगे 1 दिन रह गया, एक दिन इंशाल्लाह आएगा हम कहेंगे 0 दिन रह गए, एक दिन आप आके कहेंगे सर पेपर पास हो गया। किसी भी बड़ी मुसीबत को हल करने का तरीका ये है कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें और वो छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं। अब इस बड़ी मुसीबत को हमने 12 दिनों में डिवाइड कर दिया तो हर दिन हमारे पास उतना टारगेट है जितना डूएबल है, जिससे लड़ा जा सकता है। हमने चैप्टर 12 किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आप कहें जी सर एक दिन में कौन लड़े इस चैप्टर से। और फिर पीछे अगर कहीं कुछ मिसिंग रह गया तो आपके पास संडे वाला टाइम भी था। अभी भी आज हम 1.25 घंटे के लेक्चर में पढ़ रहे होंगे सिर्फ 4 सफ़े, लेकिन चूंकि वो टेक्निकल है तो हम उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा टाइम लगा रहे होंगे, उसको अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और उसको एक दूसरे से सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे बाकी एरिया से, ताकि हम उसको समझ सकें। तो बस आपने सिर्फ डेली के डेली अगर आप घर जाके पढ़ते रहें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और वो तमाम लोग जिन्होंने शुरू में आगे कहा था जी हम 0% पे हैं या 20% पे हैं, उन लोगों के लिए तो फिर वाजिब है कि बाकी सारी चीज़ें साइड पे करके ज़्यादा टाइम इसे दें। अच्छा, फिर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सियाने हैं, उनकी सीलो की तैयारी भी अच्छी नहीं थी, और जब मैंने कहा कि अगर आपने सीलो अभी तक नहीं पढ़ा तो खुदा के लिए 12 दिन सिर्फ सीलो पढ़ लें। घर जाके का सर को क्या पता, जितना ज़रूरी कॉस्ट है उतना ज़रूरी थोड़ी है कुछ। FR2 की अजमत को हम कैसे हटाएं जहन से। भाई 6 महीने भी नहीं पढ़ा, 5 महीने भी नहीं पढ़ा, अब अगर 12 दिन है तो 12 दिन तो बाकियों से साइड पर हट जाएँ। तो आपने कहा नहीं मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो पिछला पूरा हफ्ता आपने तजर्बा किया। अगर तो वो तजर्बा बहुत शानदार रहा है आपका कि आप सीलो भी साथ साथ करते रहे और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इंसाफ भी करते रहे, तो ज़रूर इस तजर्बे को कंटिन्यू करते रहे। लेकिन मैंने समझाया नहीं समझ आया, खुद से हफ्ता भर तजर्बा किया और अब समझ ही आया कि हफ्ते भर में बाकी सब्जेक्ट भी सही से नहीं पढ़े गए, और वो पढ़ने की ख्वाहिश में ये भी सही से नहीं पढ़ा गया, तो कोलेक्ट्रल डैमेज हो गया। हम तो कंप्लीट डैमेज पे आ गए, ना वो हुआ ना ये हुआ। तो क्या आज आप टीचर की बात पे भरोसा करना चाहेंगे? सिर्फ अगले 5 दिन सिर्फ सीलो पढ़ लें। मैं 5 महीने सीलो पढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अगले 5 दिन सीलो पढ़ने की बात कर रहा हूँ। एक दफ़ा मेरे कहने पे तजर्बा करके देखेंगे, आपको गेम चेंजर नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा कि ये तो बहुत ही डिफरेंट हो गई ये कहानी। खाली सीलो को जब फोकस किया तो सीलो इतने अच्छे तरीके से होगा कि जब आपकी 3 तारीख आएगी तो उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट को भी दिल से पढ़ सकेंगे। वरना एक टिपिकल सीन होना है, आप इन दिनों सोच रहे हैं कि नहीं मेरे तो FR2 के लेक्चर्स हैं, आप लेक्चर लेना शुरू करते हैं, जैसे ही लेक्चर 20वें मिनट पे पहुंचता है लेक्चर को पॉज करके सोचते हैं ऐसे तो नहीं होगा, सीलो तो हो ही नहीं पा रहा। फिर खामखा सीलो की तरफ आ जाएंगे। फिर सीलो की तरफ आएंगे तो आप कहेंगे ये तो ज़रा ज़्यादा लग रहा है, सर भी कितने ज़ालिम में 12 दिनों में सिलेबस ख़त्म करा दिया। हालांकि हम इतने अच्छे बच्चे हैं, हम तो 4 महीने में पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन मुझे जो मिले वो वही थे जो 4 महीने नहीं पढ़ के आ रहे थे। तो जब नहीं पढ़ा उस वक्त तो अब पढ़ लें, जिन्होंने उस वक्त पढ़ा वो साथ साथ चलाते रहें, लेकिन जिन्होंने उस वक्त नहीं पढ़ा इतना टाइम तो पढ़ लें। और अगर पिछले हफ्ते आपने अपने तजर्बे करके देख लिए और वो नाकाम रहे हैं तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ये तजर्बा भी करके देख लें। ये 5-6 दिन सिर्फ सीलो करके देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाना है। आपका खुद दिल कर रहा होगा तैयार करने के बाद कि सीलो ख़त्म हो गया मैं और क्या पढ़ूँ, लेकिन जब सीलो पढ़ते हुए सोचेंगे मैंने FR2 पढ़ना है, मैंने CM में पढ़ना है, तो ना ये सही होगा ना वो सही होगा। तो कन्फ्यूजन की तरफ मत रहें, और अगर कन्फ्यूजन है तो किसी सियाने की बात मान लें। 5 से 6 दिन सिर्फ कमतीलो पढ़ के देखें, यकीन माने आपको नज़र आएगा कि आप बहुत आगे चले गए इस सब्जेक्ट में। नहीं तो वो वाली कोशिशें करते रहें, इसको मत टाइम दें, और फिर मैं भी देखता हूँ कि बाकी कैसे सही होते हैं। इतना तो मुझे भी पता है ना, टेंशन जब एक चीज़ की दिमाग में चल रही होगी कि सर आगे आगे भाग रहे हैं, सर को भी पकड़ना है, तो उस खौफ में FR2 भी सही नहीं हो रहा होगा। वो पहले ही सही हो रहा होता तो मसला किस बात का था। तो जो हो रहा है उसे तो पकड़ लें, ये लास्ट चांस है। अगर आपने ये वाले 6-5 दिन मेरे साथ साथ ना चले
तो आप अगले 1.25 महीने भी नहीं कर सकेंगे कंप्लीट। ये आसान बात नहीं है। जो इस वक्त इतना ज़्यादा हमने शिद्दत से क्लास क्रिएट की हुई है, सारे बड़े जज्बात में, आपको अपने इर्द गिर्द एनर्जी नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रहा है सारे बच्चे तैयार करने के लिए बैठे हुए, मैं अकेला ही स्लो जा रहा हूँ इन सब से, तो अभी भी नहीं करेंगे ना तो फिर कभी भी नहीं कर सकेंगे। इस माहौल के बाद भी जो नहीं पड़ेगा ना, उस बच्चे का कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बच्चा सिर्फ अपने बारे में खुद ही सीरियस हो सकता है शायद अगली अटेम्प्ट में। तो ऐसे मत करें, अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसका फ़ायदा उठाएं। कम से कम आज से मेरे साथ चलना शुरू हो जाएं। पिछले हफ्ते की जो कोताही है भूल जाएं, इग्नोर कर दें, पलट के मत देखें। आप डे 0 पे खड़े हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आज से आगे सोचें। ये 6 दिन मेरे साथ चलें। 6ठे दिन का टारगेट आप थोड़ा स्लो चला लीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगले 5 दिन ज़रा साथ साथ चलते रहें, क्योंकि 6ठे दिन आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि अगले दिन सर तो आगे पढ़ाना शुरू कर देंगे। ये 5 दिन बस मेरे साथ साथ चलें। 6ठे दिन के टारगेट को आप भले 3-4 दिन बात कर लीजिएगा, लेकिन आप साथ साथ चलें, आपको यकीन माने बड़ा फ़र्क मिलेगा। लेकिन इस खौफ से निकलेंगे नहीं मैं साथ साथ बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा तो रुल जाऊंगा या रुल जाऊंगी, क्योंकि वो तो आप रुल गए हैं ऑलरेडी। सीए में तो आ गए हैं ना, जब एक दफ़ा सीए में आ गए हैं तो एक दफ़ा तो अपने साथ कबाड़ा करने के बारे में सोच चुके हैं, अब मज़ीद कबाड़ा तो ना करें। अब कम से कम चीज़ें तो सही तरीके से करें। मैं पिछले हफ्ते आपको कहा, लेकिन बार बार आपको रोक के नहीं कहा, देखो बच्चों आपसे पढ़ा नहीं जा रहा होगा कुछ। एक हफ्ते बाद आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपने बाकी सारी चीज़ें बहुत सही से पढ़ ली सीलो के साथ? जो पढ़ चुके बहुत अच्छे लोग हैं वो साथ साथ पढ़ते रहें, और जिनसे बाकी भी नहीं पढ़ा गया और सीलो भी सही से नहीं पढ़ा के बाकी पढ़ने, और बाकी इसलिए नहीं पढ़े कि सीलो नहीं पढ़ा जा रहा, तो फिर किसी एक से दोस्ती करें, उस एक को तो ख़त्म कर लें। और वो एक इस वक्त सीलो है। FR2 इस वक्त कोई तेज़ी से नहीं पढ़ा रहा। सीलो इस टाइम पे एक बंदा जज्बाती होकर तेज़ी से सारा पढ़ा रहा है, तो उसके साथ 6 दिन चल पड़े, महीनों होगा उसके बाद भी आपके इम्तिहान शुरू होने में। डन। तो ये बड़ा आइडियल टाइम है। लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ सीलो, और अब इसको हम कवर करते हैं। कंपनी बनाना हमें समझ आ गई है, कंपनी क्यों बनती है समझ आ गया है, कंपनी कितनी तरह की है हमें समझ आ गई है, कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी डिविडेंड कैसे देती है हमें समझ आ गई है, अकाउंट्स कैसे बनाती है, और कंपनी बंद कैसे होती है, ये सारी बातें अब हमें समझ आ गई हैं, इंक्लूडिंग कंपनी में शेयर कैपिटल किस तरह से होता है। ये चैप्टर हमें कोई प्रोसेस नहीं बताता, एक चलती हुई कंपनी की कुछ एहतियातें बताता है। इस चैप्टर का मेन टारगेट ये है कि जब कंपनी की डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स में कुछ अपने बंदे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपने क्या एहतियात करनी है। शायद आपको भूल गया हो, लेकिन एक हफ्ता पहले हमने ओरिएंटेशन में एक चैप्टर के बारे में कहा था कि सबसे ज़्यादा टेक्निकल सवाल वहाँ से क्या पूछता है, चैप्टर 10। सरप्राइजिंगली ये 4 सफ़े का चैप्टर पेपर में सबसे ज़्यादा दफ़ा पूछा जा रहा है। पिछली 4-5 अटैम्प्ट उठा के देख लें तो औसतन 20%, 22% के सवाल यहाँ से आ रहे हैं, और हैं 4 सफ़े, गिनती के 4 सफ़े। किसी और जगह वो तगड़े सिनेरियो नहीं बना रहे, लेकिन यहाँ पे उनकी कोशिश है कि वो सिनेरियो ऐसे बनाएं कि अगला बंदा परेशान हो। बट अगर आपने इसको सही से समझ लिया तो आप परेशान इंशाल्लाह नहीं होंगे। किसी भी और चैप्टर के ख़त्म होने पे मैंने आपको ख़ास तौर पे ताकीद नहीं की कि आपने पास पेपर की वीडियो लाजमी देखनी है, बट आज का जब चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो कल से पहले या कल क्लास में आने से पहले आपने इसके पास पेपर की वीडियो थॉरोली देखनी है कि मैं उसमें टॉपिक्स को अलग अलग किस तरह से एक दूसरे से सेग्रीगेट कर रहा हूँ। डन। इस चैप्टर में 4 मेन टॉपिक्स हैं। एक है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, एक है अदर रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक है डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, और एक है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पहले 2 सफ़े पे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और अदर रूल्स के ऊपर डिस्कशन है। अगले 2 सफ़ों में से एक एक करके, एक सफ़े पे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट और एक सफ़े पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये 4 टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 10 में। इन चारों को पहले इंडिविजुअली समझते हैं, फिर मैं यहाँ आके इन चारों के डिफरेंसेस आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पेपर में सवाल आए तो किस बेस पे आपने कहना है कि अच्छा ये यहाँ का सवाल है, मुझे यहाँ का जवाब लिखना है। कैसे समझना है कि यहाँ का सवाल है, मुझे यहाँ का जवाब लिखना है। रेडी? स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज या अंडरटेकिंग्स। एसोसिएटेड कंपनीज उन कंपनियों को कहते हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स उन बिजनेसेस को कहते हैं जो आपसे कनेक्टेड है। आप पूछेंगे सर कंपनी और अंडरटेकिंग में क्या फ़र्क है? अंडरटेकिंग बड़ा वर्ड है, किसी भी बिजनेस को कहते हैं,
और कंपनी छोटा वर्ड है, एग्जैक्टली कंपनी को कहते हैं। तो अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी की एसोसिएट है, मैं कहूँगा ये एसोसिएटेड कंपनीज हैं। अगर एक कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म की एसोसिएट है तो मैं कहूँगा ये एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स हैं। 4 कंपनियां एक 5वीं फर्म की एसोसिएट हैं। तो अब ये सारे चूंकि कंपनी नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा, तो जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एसोसिएटेड कंपनीज पे नहीं है, एसोसिएटेड इदारों। इसका मतलब है जो हमारी डेफिनेशन हम एसोसिएटेड इदारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि एक इदारा दूसरे का एसोसिएट कब कब होता है। 4 बुनियादी शर्तें हैं जिसको हमने जहन में रखना होता है। 2 इदारे, 2 बिजनेसेस एक दूसरे के एसोसिएट कब कब होंगे। नंबर 1, जब एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी हो तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, एसोसिएट। होल्डिंग सब्सिडरी हमेशा एसोसिएट माने जाते हैं, रिश्तेदार माने जाते हैं, ताल्लुक वाले माने जाते हैं। नंबर 2, वो 2 या 2 से ज़्यादा इदारे जो किसी एक बड़े इदारे के अंडर आते हैं, वो बड़ा इदारा जिनको मिला के चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की 3 सब्सिडरी हैं तो ये तीनों सब्सिडरी आपस में एसोसिएट होंगी क्योंकि इनके ऊपर कॉमन मैनेजमेंट है। एक बैंक की 40 ब्रांचेज हैं तो वो 40 की 40 ब्रांचेज आपस में एसोसिएट होंगी क्योंकि उनको एक सेटअप चला रहा है। अगर एसबीआई की 2 ब्रांचेज हैं तो एसबीआई की दोनों ब्रांचेज एसोसिएट मानी जाएंगी अगर सेम सेट ऑफ मैनेजमेंट उसे चला रहे हैं। तो जितने भी इदारों के ऊपर सेम सेट ऑफ मैनेजमेंट उन इदारों को मिलजुल के चला रहा होता है तो वो इदारे आपस में क्या हो जाते हैं। तो होल्डिंग सब्सिडरी हमेशा एसोसिएट होगी, वो इदारे जो मिलके किसी के अंडर आते हैं वो हमेशा एसोसिएट होंगे। नंबर 3, अगर कभी आपको पता लगे कि एक मुदारबा है और एक मुदारबा कंपनी है तो ये हमेशा आपस में एसोसिएट होते हैं। अब ये मुदारबा क्या चीज़ है और मुदारबा कंपनी क्या चीज़ है। मुदारबा एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस है। इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस, इस्लाम कहता है कि भाई आप लोग सूद वाले सिस्टम की तरफ मत आओ। नहीं तो सूद वाले सिस्टम में होता है कि एक बंदा पैसा देता है 1 करोड़, दूसरा कारोबार कर रहा होता है, जिसके पैसे होते हैं पैसे पे उसको सूद देना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इस्लामिक तरीका ये है कि जो पैसे वाला है और जो स्किल वाला है दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों के दरमियान एक शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए और दोनों मिलके जो इस्लामिक काम शुरू करें, जो भी बिज़नेस शुरू करें जो इस्लाम की शरह के मुताबिक है, उस बिज़नेस को हम कहेंगे मुदारबा। एक बंदा लेके आया 1 करोड़ रुपया, एक बंदा लेके आया स्किल्स और उस बिज़नेस में दोनों इकट्ठे हो गए, एक ने पैसे दे दिए एक ने स्किल्स दे दी और उस बिज़नेस ने जब चला और उसमें से जो नफ़ा आया वो डिवाइड हो गया उनमें किसी रेशो से जो उन्होंने शुरू में तय कर ली। तो मुदारबा इस्लामिक पार्टनरशिप को कहते हैं जिसमें पैसे वाला और स्किल्स वाला दोनों के दोनों को प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह नहीं मिलता। ये बात समझ आई। अच्छा, समटाइम कंपनियां क्या करती हैं, कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लगाना होता है ना तो वो अवाम को कहती हैं कि हमने एक नया प्रोजेक्ट लगाना है। फ़र्ज़ करें हमने गुजरांवाला में एक नई तरह का काम शुरू करना है, फर्नीचर का काम शुरू करना है। वो काम शुरू होगा 10 करोड़ से। वो लोगों से कहते हैं कि आप एक काम करो, आप उस प्रोजेक्ट में हमारे साथ इन्वेस्ट करो। उस प्रोजेक्ट में कंपनी एक कंपनी है, कंपनी ने अपना एक नया बिज़नेस शुरू किया गुजरांवाला में और उस गुजरांवाला के बिज़नेस में लोगों से कहा कि मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो गुजरांवाला वाले बिज़नेस को रजिस्टर कराएंगे एक मुदारबा के तौर पे। उस मुदारबा में ये प्रोवाइड करेंगे स्किल्स, कंपनी वाले क्या प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे और लोगों से क्या कह रहे हैं, पैसे दो। जो पैसे देंगे उनको मुदारबा सर्टिफिकेट दे देंगे। जैसे कंपनी अपने पास इन्वेस्ट करने वालों को शेयर सर्टिफिकेट देती है ना, ऐसे ही उस मुदारबा में इन्वेस्ट करने वाले को क्या देंगे, वो मुदारबा। गुजरांवाला में मौजूद वो मुदारबा जब कमाएगा तो अपने प्रॉफिट्स का एक ख़ास पोर्शन अपने इन्वेस्टर्स को देगा और एक ख़ास पोर्शन इस कंपनी को देगा। कौन सी कंपनी, जिसने मुदारबा शुरू की है, जो स्किल प्रोवाइड कर रही है। तो अगर एक कंपनी एक मुदारबा शुरू करती है, जो मुदारबा शुरू हुआ है वो भी एक लीगल पर्सन है और जो कंपनी है वो भी लीगल पर्सन है, तो हर कंपनी और उसके तमाम मुदारबा जो उसने शुरू किए हैं ये आपस में एसोसिएट माने जाएंगे। मुदारबा समझ आया, मुदारबा का कनेक्शन समझ आया। इसीलिए नामों में हमने कहीं कहा था कि अगर आपके नाम से किसी मुदारबा कंपनी के साथ ताल्लुक़ नज़र आ रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। किसी मुदारबा से ताल्लुक़ हो रहा है वो भी नहीं। एक पॉइंट जो हमने उस वक्त छोड़ दिया था कि हम इसको बाद में जाके पढ़ेंगे। तो मुदारबा समझ आया। तो अब तीसरी शर्त हमने कहा एसोसिएट कब होंगे इदारे, जब एक होल्डिंग एक सब्सिडरी हो। नंबर 2, जब कॉमन मैनेजमेंट के अंदर आते हो। नंबर 3, जब एक मुदारबा कंपनी और एक मुदारबा। चौथा तरीका,
चौथा तरीका ये है कि वो जो दोनों तरह के इदारे जिन्होंने आपस में एसोसिएट होना है, उसमें एक ही बंदा दोनों जगह अच्छी स्टैंडिंग में, अच्छी पोजीशन पे बैठा है। भाई फ़र्ज़ करें एक शख्स एक कंपनी में डायरेक्टर है और वही शख्स किसी दूसरी कंपनी का फ़र्ज़ करें 50% का मालिक है, तो जिस कंपनी में डायरेक्टर है वहाँ पे भी उसकी चलती है और जहाँ वो शेयर होल्डर है इतना बड़ा, वहाँ पे भी चलती है। तो ये बंदा चाहेगा इन दोनों के आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स करवाए जाएं, एग्रीमेंट्स करवाए जाएं, इन्वेस्टमेंट्स करवाई जाएं। तो अगर एक ही बंदा दोनों जगह किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बैठा है तो वो दोनों इदारों को आपस में, स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं 4, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का शेयर होल्डर। शेयर होल्डिंग में आप अपनी फैमिली को भी शामिल कर सकते हैं, माइनर चाइल्ड और स्पाउस वगैरह ने भी मिलकर इन्वेस्ट किया तो वो। तो एसोसिएट कब होंगे? जब एक शख्स एक इदारे में ओनर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या कम से कम 20% का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शेयर होल्डर हो। वही शख्स दूसरे किसी इदारे में इन 4 में से किसी पोजीशन पे हो, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या कम से कम 20% का मालिक। तो ये दोनों इदारों को आपस में क्या करवाएगा? एसोसिएट करवा देगा। याद रहेगा? किताब से डेफिनेशन पूछते हैं। 1 बल्कि 3 भी कर ही दें, जज़ाकल्लाह। एसोसिएटेड कंपनी या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग, 2 और मोर कंपनीज और अंडरटेकिंग इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन फॉलोइंग मैनर। 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियां या इदारे जो आपस में इंटरकनेक्टेड हों 4 में से किसी एक तरीके से। 1 इज सब्सिडियरी ऑफ अनदर, समझ आ गया हमें। इफ कंपनीज और अंडरटेकिंग आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट या कंट्रोल, अगर कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर आते हैं ये भी हम। इफ अंडरटेकिंग इज अ मुदारबा मैनेज बाय द, अगर वो एक मुदारबा है जिसको एक कंपनी चला रही है तो ये कंपनी और ये मुदारबा एसोसिएट। चौथा, इफ पर्सन इज ओनर और पार्टनर और डायरेक्टर ऑफ कंपनी अंडरटेकिंग और हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि थ्रू स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन होल और कंट्रोल शेयर्स कैरिंग नॉट लेस देन 20% ऑफ वोटिंग पावर इन सच कंपनी और अंडरटेकिंग, कॉमा लगाया, सांस लिया, इज ऑल्सो ओनर या पार्टनर या डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी अंडरटेकिंग या डायरेक्टली एंड डायरेक्टली वही वाले को दोबारा रेप्लिकेट कर दिया। तो जब एक शख्स एक इदारे में उन 4 में से किसी पोजीशन पे और वही वाले भाई साहब दूसरे इदारे में भी इन 4 में से किसी पोजीशन पे हैं तो दोनों को एसोसिएट करवाएगा। पोजीशन सेम होना शर्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि उधर भी डायरेक्टर हो तो उधर भी डायरेक्टर, उधर भी इन 4 में से कोई पोजीशन, इधर भी इन 4 में से कोई पोजीशन, तो दोनों इदारे आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। यहाँ तक ये 4 पॉइंट समझ आ रहे हैं। अब आखिरी वाले पॉइंट की कुछ एक्सेप्शंस है। हमने कहा कि अगर आप डायरेक्टर हों, शेयर होल्डर हों या इस तरह से करके, तो इसकी एक्सेप्शन है। 2 ऐसी जगह हैं जहाँ डायरेक्टर होने के बावजूद इदारे एसोसिएट नहीं होंगे, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ इन्वेस्टर होने के बावजूद इदारे एसोसिएट नहीं होंगे। लेकिन एक भाई कुछ पूछना चाहते हैं। एक कंपनी की अगर अंडर 2 मुदारबा हो तो क्या वो आपस में एसोसिएट होंगे? सोच के बताएं। होंगे अगर वो कॉमन मैनेजमेंट, अंडरटेकिंग हर बिजनेस को कहते हैं ना। इफ कंपनी या कोई भी बिजनेस आर अंडर, तो वो दोनों के ऊपर मैनेजमेंट सेम है, एसोसिएट हो जाएंगे। हम एक्सेप्शंस देखने लगे थे शेयर होल्डिंग या डायरेक्टरशिप वाले रूल की। किताब ने 4 एक्सेप्शंस हमें बताई हैं। 4 एक्सेप्शन में थोड़ा थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी की। ये मैंने बोला है, पहले भी कहीं बोला है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी शेयर्स में बोला था। एक खास तरह के शेयर होते थे, वो कौन से होते थे भला? इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री शेयर्स। वो बुक एंट्री शेयर्स आप तक कैसे, आपके अकाउंट कैसे क्रिएट होता था? आप फिजिकल शेयर उठा के किसको दे देते थे? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को। तो हमने कहा अगर किसी इंसान के पास, किसी भी लीगल पर्सन के पास किसी भी बिजनेस के 20% ज़्यादा शेयर्स आ जाएं और उसी के पास दूसरे के भी 20% ज़्यादा शेयर्स आ जाएं तो दोनों एसोसिएट हो जाएंगे। तो सीडीसी के पास तो 400 कंपनियों के 20% ज़्यादा शेयर्स होंगे, क्योंकि सीडीसी को सबने अपने अपने शेयर्स पकड़ा दिए और ऑनलाइन जनरेट करवा लिए। तो एक्सेप्शन ये है कि अगर सीडीसी के नाम पे शेयर्स रजिस्टर हुए हैं तो ये काउंट नहीं होगा शेयर होल्डिंग में। ये बात समझ आई? इसी का भाई ये एनआईटी या आईसीपी, एनआईटी की जो इन्वेस्टमेंट है ये आईसीपी की इन्वेस्टमेंट। भले वक्तों की बात है, पाकिस्तान पे कभी कभी अच्छा टाइम भी आता था। हमारे पास बजट में खसारा नहीं, सरप्लस होता था। वो सरप्लस पुराने ज़माने की बात है, अयूब खान के एरा से थोड़ा सा आगे की बात। तो वो जितना भी सरप्लस है
वो गवर्नमेंट क्या करती थी, उसको अच्छे अच्छे तामीराती कामों में लगाती थी। फिर गवर्नमेंट को हर वक्त ये टेंशन लगी रहती थी कि गवर्नमेंट ज़्यादा कमा रही है या इंडिविजुअल बिजनेस ज़्यादा कमा रहे हैं। जिसकी वजह से भुट्टो ने नेशनलाइजेशन की आवाज़ लगाई कि भाई ये प्राइवेट इदारों को गवर्नमेंट के अंडर ले आएँ ताकि गवर्नमेंट अमीर हो जाए। गवर्नमेंट ने तो अमीर होना था या नहीं, वो लोग भाग गए पाकिस्तान छोड़ छोड़ के। तो होता ये है कि गवर्नमेंट को हमेशा ये टेंशन होती थी कि प्राइवेट सेक्टर हमसे ज़्यादा तेज़ी से चल पड़ा तो हमारा क्या होगा। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती थी, अपने बजट्स में जो एक्स्ट्रा सरप्लस पड़े होते थे कई अरब रुपया, वो उठा के इन इदारों के थ्रू NIT नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी, इनके पास पैसे रखवाते थे और ये फिर सैकड़ों कंपनियों के शेयर्स खरीद लेते थे। तो कल को प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा जाएगा तो बहुत अच्छे डिविडेंड्स देंगे, और किसको मिलेंगे वो डिविडेंड्स? गवर्नमेंट को। उन कंपनियों के फैसलों के अंदर भी आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो कि आपके पास शेयर्स हैं। तो ये वाले इदारों ने सैकड़ों कंपनियों के हज़ारों लाखों शेयर्स खरीदे होते थे। रूल ये था कि अगर एक इदारे के पास या एक बंदे के पास दो इदारों के 20-20% से ऊपर शेयर्स हुए तो वो दोनों को आपस में एसोसिएट करवा देगा। अगर NIT की इन्वेस्टमेंट्स काउंट करनी शुरू कर दी पर फिर तो हो गया काम। इन्होंने तो 200-250 कंपनियों को बहन भाई बना देना है, एसोसिएट बना देना है। तो रूल ये है कि ना आपने CDC को काउंट करना है ना इनकी इन्वेस्टमेंट्स को काउंट करना है। NIT की, ICP या गवर्नमेंट के किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट के अंडर चल रहा है, इनकी इन्वेस्टमेंट नहीं काउंट होगी उस 20% वाले रूल में। तो 20% वाले रूल की दो एक्सेप्शन समझ आई। दो एक्सेप्शन है डायरेक्टरशिप वाले रूल की। अगर आप एक जगह डायरेक्टर हो, आप दूसरी जगह भी डायरेक्टर हैं, या एक जगह डायरेक्टर हैं दूसरी जगह इन्वेस्टर हैं, तो आपस में एसोसिएट हो गए। दो तरह के डायरेक्टर्स में काउंट नहीं होंगे। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे कैसा डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। और अगर आपने एक दफ़ा सिलेबस टूटा बज्जा भी पढ़ लिया है तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको ज़रूर अंदाज़ा होगा कि एक शख्स बिल्कुल दूर से आता है, किसी और वेबसाइट से हम उसे सेलेक्ट करके लेके आते हैं, और वो भाई साहब जो है वो आगे कंपनी में डायरेक्टर बनता है, उसका कंपनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अगर एक शख्स एक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ये वाला रिलेशन उसका काउंट नहीं होगा एसोसिएटेड के रिलेशन में। ये बात समझ आई। दूसरा एक खास तरह का डायरेक्टर होता है जो गवर्नमेंट की नॉमिनेशन से आता है। गवर्नमेंट का मिनिस्टर या गवर्नमेंट का इदारा नॉमिनेट कर देता है कि भाई फलाना आदमी तुम जाके उस कंपनी के बोर्ड पे बैठो और जाके देखो हमारे मामलात को। तो अगर आप गवर्नमेंट की वजह से डायरेक्टर बन के गए हैं तो काउंट नहीं होगा। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं तो काउंट नहीं होगा। CDC में इन्वेस्टमेंट है तो काउंट नहीं होगी, और NIT या ICP में इन्वेस्टमेंट है तो वो। ये चार तरह की सिचुएशंस फॉलोइंग डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग शैल नॉट बी कंसिडर वाइल असरटेनिंग स्टेटस ऑफ कंपनीज टू बी। जब देख रहे होंगे कंपनी एसोसिएट है या नहीं तो ये फॉलोइंग तरह के रिलेशन काउंट नहीं होंगे। क्या अच्छी तरह से क्लियर है? अब मामले को आगे लेके चलते हैं, लाइट्स ऑन कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट टॉपिक का नाम एसोसिएटेड कंपनी नहीं था, टॉपिक का नाम था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग। लेकिन इसकी डेफिनेशन इतनी जालिम है कि पहले से समझना पड़ा। किताब में 3 बड़ी डेफिनेशन है, उनमें से ये तीसरी बड़ी डेफिनेशन है। दूसरी बड़ी इसी चैप्टर में और पहली बड़ी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसका भी जिक्र हुआ वो किताब में मौजूद है। तो एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग हमें समझ आ गई। अब टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, अपनों में इन्वेस्टमेंट करना। और अपने कौन है? जिसके साथ कंपनी के बड़ों के ताल्लुकात हैं। यानी कंपनी के पास 25 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, कंपनी ये 25 करोड़ से एक बिल्डिंग बना के कमा सकती है, कंपनी 25 करोड़ कहीं इन्वेस्ट करके वहाँ कमा सकती है, और कंपनी ये 25 करोड़ उठा के अपने डायरेक्टर की जहाँ शेयर होल्डिंग उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे। तो ये खतरनाक बात नहीं है? क्या खतरा है यहाँ? डायरेक्टर का अपना कुछ ज़ाती मफाद होगा, फिर वो अपने आप को वहाँ हीरो बनाने के चक्कर में हमारे पैसे गलत जगह इन्वेस्ट करवा देगा। फिर अपनों के पास पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उनको फिर बताना पड़ेगा, मजबूरी बतानी पड़ेगी, पैसे मांगते हुए भी शर्मिंदगी होगी, पैसे इतने आराम से मिलेंगे भी नहीं। फिर वो कहेंगे देखो हम तो तुम्हारे अपने, माफ़ कर दो हमें। चूँकि यहाँ तो बड़ा अजीब सा मामला है कि लोन जो देता है, लोन वापस करते हुए उसी को बताना पड़ता है कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से उसे लोन वापस मांगना पड़ गया। पहले लोन लेने वाला अपनी मजबूरी बता के लोन लेता है, फिर लोन वापस लेने वाला अपनी मजबूरी बता के लोन को वापस ले रहा होता है कि यार मेरा भी बेड़ा गर्क हो गया। तो किसी को पैसे दें तो वो तो फंस जाएंगे, और अपने को पैसे दिए उसने तो थोड़ा सा हौसला देना, थोड़ी सी बात करनी हो, फिर ये जा वो जा, अपने पे तो लीगल कार्रवाई भी नहीं कर सकते। तो ऑडिटर ये हम लोग एक दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं।
अपनों के साथ डील करें या ना करें। अक्सर फैमिलियों पे ये वक्त आता है कि वो एक अहम डिसीजन लेने लगते हैं और एक उन्हें पता लगता है कि वही वाले बिज़नेस में उनका एक रिश्तेदार भी मौजूद है, तो सोचते हैं उसके साथ डील करें या ना करें। ना करें तो सारे लानते भेजते हैं कि यार ये तो वो बंदा भी कर रहा था काम, उसके साथ मिलके कर लेते, और अगर करें तो फिर सारा पैसा वो खा गया होता है और आगे पलट के एहतजाज भी नहीं कर सकते कहीं। तो कंपनी में भी वही वक्त आ गया है, अपनों में खर्च करो तो टेंशन, और ना खर्च करो तो भी टेंशन। क्या अपने हमेशा बुरे होते हैं? हो सकता है ये एसोसिएटेड इदारा जिसको आप पैसे दे रहे हैं, हो सकता है ये आपको उतना रिटर्न दे जितना कोई और कंपनी दे नहीं रही, क्योंकि वो तो आपका अपना इदारा है। तो अपना इदारा शायद आपको बेनिफिट भी सबसे अच्छे दे, शायद किसी और को पैसे दें और वो भाग जाए, उसे पकड़ ना सके, इसे पकड़ा भी जा सकता है। तो एसोसिएटेड के फ़ायदे भी और नुकसान भी हैं। अब डायरेक्टर आके फंस गए हैं। अगर डायरेक्टर ये डिसीजन थोपेंगे ना शेयर होल्डर्स पे कि हम चाह रहे हैं ये इन्वेस्टमेंट करें, तो शेयर होल्डर कहेंगे इनका अपना मफाद होना है, देखना। तो लॉ ने मसला हल कर दिया। वो कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट होगी, जब भी आपने इन एसोसिएटेड कंपनीज इन्वेस्ट करनी है, मेंबर्स को बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। वही 3/4 अक्सरियत, वही 21 दिन का नोटिस, मेंबर्स के सामने सारे टर्म्स रखो और मेंबर से कहो तुम लोग फैसला करो, जो फैसला करोगे हमारे लिए काबिल कबूल है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन, इन्वेस्टमेंट की नोयत चेंज करनी है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन। बात समझ आई? नोयत चेंज करने से क्या मुराद है? इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी हो सकती है, डेट में भी हो सकती है। तो आप किसी के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, आप किसी को लोन भी दे सकते हैं। यानी यहाँ इन्वेस्टमेंट से मुराद दो ही तरीके हैं, या आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेस कर लो या किसी को लोन दे दो और लोन के ऊपर उससे इंटरेस्ट कमा लो। अगर शेयर्स परचेस करो तो उस पर क्या मिलेगा? डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन, शेयर की वैल्यू बढ़ रही होगी। और किसी को अगर लोन देंगे तो लोन तो वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो ये दो तरह के रिटर्न्स होते हैं। तो क्या ये बात समझ आई? लॉ फिर मज़ीद एक स्टेप आगे बढ़ता है। वो कहते हैं अगर ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ये लोन की मद में हुई तो 3 इजाफी शर्तें भी जहन में रखनी होंगी। चूँकि ये लोन है तो बेहतर है कि आप हर चीज़ लिखत पढ़त में कर लो। कितना लोन है, कितने अरसे के लिए दिया है, क्या सिक्योरिटी है, क्या इंटरेस्ट रेट है, कब कब वापस करना होगा, कितनी किस्तों में वापस करना होगा। तो ये आप सारी बातें राइटिंग में तय कर लें। दूसरी शर्त, शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर्स यकीन दिलाएं कि हमने इस इन्वेस्टमेंट की ड्यू डिलिजेंस करवाई हुई है। ड्यू डिलिजेंस एक एक्सरसाइज होती है, एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप नॉर्मली एक ऑडिट फर्म को हायर करते हैं, उसको कहते हैं हमने फ़लाना जगह इन्वेस्ट करना है, ज़रा आओ और हमें तहकीक करके दो। वो फर्म वाले जाते हैं, उस कंपनी को देखते हैं, उसके एसेट्स देखते हैं, लायबिलिटीज़ देखते हैं, उसकी सिचुएशन देखते हैं और आपको एक रिपोर्ट दे देते हैं कि हमने इस कंपनी को देखा है, ये बड़ी अच्छी कंपनी है और इस कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अपेरेंटली नहीं नज़र आ रहा कि कोई बहुत ज़्यादा ख़तरा है। ये ड्यू डिलिजेंस होती है। तो अगर आप लोन दे रहे हैं किसी अपने को तो पहले ड्यू डिलिजेंस किसी इंडिपेंडेंट बाहर की बॉडी से करवाना होगा और डायरेक्टर मेंबर्स को दिखाएंगे तो मेंबर अप्रूव करेंगे। तीसरी शर्त, आपने उनके साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करना है, जो रिटर्न तय करना है, वो इतना ज़रूर होना चाहिए कि कंपनी, हमारी कंपनी ब्रेक इवन पे आ जाए कम से कम। भाई आपको लोन देता है हबीब बैंक 12% इंटरेस्ट रेट पे, आपके चाहने वाले ने कहा मुझे आप लोन दें, आपने कहा तू अपना भाई है 11% पे ले ले। अब हमें मिल रहा है 12% पे और हम दे रहे हैं 11% पे, तो इसमें क्या होगा? हमें तो बैठे बैठे 1% का नुकसान हो जाएगा। ये नहीं करना। इंटरेस्ट इनकम कम से कम बराबर होनी चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस के। अब इंटरेस्ट बोलेंगे तो बुरा लगेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोरविंग कॉस्ट से कम नहीं होनी चाहिए। अब ये शरई जुमला हो गया। किताब से पूछते हैं, एक रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे जिसमें आप इस तरह से जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका अलग से जिक्र करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। अब ज़रा थोड़ा सा रूल देखते हैं। G3 अगर प्रेस कर दें, इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी लोन्स, एडवांसेस, इक्विटी, गारंटी, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं अदर देन नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, हमने उसका थोड़ा सा जिक्र किया। कंडीशंस क्या इन्वेस्टमेंट की? कंपनी कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग अंडर स्पेशल रेजोल्यूशन से करेंगे और आप इंडिकेट करेंगे नेचर, पीरियड, टाइम, किस किस तरह से उसकी शर्तें हैं। नंबर 2, कोई वेरिएशन नहीं करेंगे और कोई इंक्रीज नहीं करेंगे जब तक स्पेशल। तो इन्वेस्टमेंट भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगी, इंक्रीज भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा और चेंज भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगी।
अगर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन है तो इट शुड बी डन थ्रू अ रिटर्न एग्रीमेंट, जिसमें लिखा हो नेचर क्या है, पर्पस क्या था, टाइम पीरियड क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, फी कमीशन क्या है, रीपेमेंट स्केड्यूल क्या है, प्रिंसिपल और मार्कअप का क्या है, पेनल्टी क्लॉज क्या है, सिक्योरिटी क्या है। एक बात। दूसरा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि इंटरेस्ट इनकम शैल नॉट बी लेस देन बोरोइंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कंपनी। अब इससे पहले कि आपके दिमाग में आए कि अगर उन्होंने कभी बोरो ही ना की और उनकी बोरोइंग कॉस्ट का हमें पता ही नहीं, तो उन्हें कह दिया और रेट एज में बी, तो एससीसीपी बता देगा कि क्या मामला है। तीसरी शर्त क्या है, डायरेक्टर सर्टिफाई करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज मेड आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, हमने तहकीक करा ली है, सारा कुछ हो गया और बोरोवर के पास एबिलिटी है कि वो लोन वापस कर सकता है। तो जब आपकी ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तो हर कंपनी मेंटेन करेगी, कीप करेगी रजिस्टर ऑफिस पे एक रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, और उसके अंदर सच पर्टिकुलर्स होंगे एज में भी। ठीक है, तो एक बड़ा अहम रजिस्टर आपने मेंटेन करना है, पता नहीं उसमें क्या लिखना है, लेकिन एक अहम रजिस्टर मेंटेन करना है। ये इस तरह की बातें लिखते हैं तो खामखा दिल सड़ता है कि ये सिर्फ लाइनें ज़ाया की हैं। जैसे देखेंगे ये लाइन आपको बहुत अहम बात बताएगी, SECP has specified certain classes of company on which requirement of this section not applicable। SECP ने कुछ कंपनियां बता दी हैं जिनके ऊपर सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। कौन सी वो नहीं बता, उसने बता दी। एग्जाम्पल है प्राइवेट। इट हैज़ मेड सर्टेन रेगुलेशन, और वो कुछ रेगुलेशंस भी ला चुके हैं फॉर इम्पोजिंग कंडीशन इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज इन एसोसिएटेड कंपनी। तो SECP कुछ कंपनियों को एग्जाम कर चुका है और SECP कुछ रेगुलेशंस ला चुका है ये सेक्शन समझाने के लिए। कौन सी कंपनियां नहीं पता, कौन सी रेगुलेशंस नहीं पता, लेकिन ये जुमला हमारे सिलेबस में है कि SECP, और अगर नहीं ला चुका होता तो लिखा होता है SECP चाहे तो कुछ कंपनियों के लिए एज में बी स्पेसिफाइड रेगुलेशन ला सकता है। तो बस इसको पढ़ के मुस्कुरा देना, ये पूछा जाने वाला जुमला नहीं है, लेकिन अगर पेपर में थ्योरेटिकल सवाल आया और आपको डर लग रहा है कि शायद वो ये तो नहीं चाह रहे थे, तो लिखना ना लिखने से बहरहाल बेहतर है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एक टॉपिक था, एक रीजनेबल साइज का टॉपिक था, इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक था। क्या ये टॉपिक हमें समझ आया? यहाँ अगर कोई सवाल है तो मुझे रोक के बता दें। रजिस्टर कहाँ मेंटेन करना है देखते हैं, इन्होंने कुछ बताया एट रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन करना है जी। नहीं ऐसे नहीं लिखा, इन नहीं है, अ रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज। वो ये नहीं कह रहे कि एसोसिएटेड कंपनी में रजिस्टर मेंटेन करें, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का रजिस्टर मेंटेन करें। हाँ जी, क्या चीज़? रिकवरेबल ऑन रेगुलर बेसिस। ये जो आप इंटरेस्ट वगैरह जो लोन किसी के साथ तय कर रहे हैं उसके साथ एक टेन्योर सेट करना है कि भाई रेगुलर बेसिस पे हम आपसे ये लोन वापस लेते रहेंगे। इसको हम कहते हैं रीपेमेंट स्केड्यूल। एक रीपेमेंट स्केड्यूल होना चाहिए जिसके मुताबिक आप उनसे वापस लेते रहें जी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर जो है कंपनी में डायरेक्टर है और उसे गवर्नमेंट हायर कर देती है कंपनी में, ठीक है वो सीट्स जी। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी जगह खुद डायरेक्टर और किसी जगह गवर्नमेंट की वजह से या इंडिपेंडेंट की वजह से डायरेक्टर है तो वो रिलेशन काउंट नहीं होगा। फर्ज करें एक शख्स है, वो एक कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी में डायरेक्टर है और तीसरी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो दो एसोसिएट हो जाएंगी, ये वाली नहीं हो सकेगी जिसमें वो इंडिपेंडेंट है। तो जिस वाली में आप इंडिपेंडेंट है या जिस वाले में आप गवर्नमेंट नॉमिनी है उसे कट कर देंगे, वो नहीं काउंट करेंगे, बाकी रिलेशन आपका काउंट हो रहा होगा। इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट समझ आया? फिर एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन टेक्निकल टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स। कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कंपनी के ज़ाती नेम पे होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? अभी थोड़ा पहले हमने पढ़ा, लोन, इक्विटी वगैरह, ये इस तरह से। तो कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करेगी, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैंने सिर्फ एक टाइम पे शौक के लिए रजिस्टर, वो ये देखने के लिए कि कंपनियों का क्या प्रोसेस होता है, मैंने शेयर खरीदे तो वो शेयर भी मेरे नाम पे थे और मेरे नाम पे होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? जब मेरी चीज़ है मेरे नाम पे होनी चाहिए। तो जो कंपनी ने खरीदा है वो कंपनी के नाम पे होना चाहिए, कंपनी के इंडिविजुअल्स के नाम पे तो नहीं होना चाहिए। पता लगे कंपनी की 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और मिस्टर गुप्ता नामी डायरेक्टर के नाम पे है, तो सारे परेशान होंगे कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट उनके नाम पे क्यों है। या हम कहें जी पाकिस्तान ने मिलकर ईरान के साथ 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया जो शहबाज शरीफ साहब के नाम पे है,
तो हम कहेंगे भाई पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है, शहबाज शरीफ के नाम पे क्यों, पाकिस्तान के नाम पे होनी चाहिए, इंसान के नाम पे क्यों हो रही है। तो जब भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट होगी तो कंपनी के बड़ों के नाम पे नहीं होनी चाहिए, किसके नाम पे होना चाहिए, कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। तो ये जनरल रूल है, ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी मस्ट बी मेड एंड हेल्ड इन नेम ऑफ कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट इन समवन एल्स नेम। ये कह दिया। बट इस रूल की 3 एक्सेप्शंस हैं। 3 जगह ऐसा हो सकता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पे रखें। पहली एक्सेप्शन आसान सी है, CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। हमारी इन्वेस्टमेंट थी कहीं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट थी कंपनी की, कंपनी चाहती है फिजिकल इन्वेस्टमेंट उठा के सॉफ्ट में ले जाए, तो ये इन्वेस्टमेंट के कागज़ लेके किसके पास जाएंगे, CDC। तो इन्वेस्टमेंट चली जाएगी CDC के नाम पे रिकॉर्ड्स के मुताबिक। तो रूल ये है कि कंपनी में ऑल्सो प्लेट्स इस इन्वेस्टमेंट इन द नेम ऑफ, ये अलाउड है। हमारी इन्वेस्टमेंट हमारे नाम पे होनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट CDC के पास रखवा देते हैं ऑनलाइन में शिफ्ट करने के लिए तो ये अलाउड है जी। रजिस्टर में CDC लिखा होता है। अब ये मज़े की बात है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर सुनना है तो सुन लें। जब भी कोई अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक उसमें लेके जाता है ना, तो फिर उसके बाद वो हर सेकंड ट्रेड हो सकते हैं शेयर्स। मैं 500 शेयर्स है मेरे नाम पे, मैं गया और मैंने कहा मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक रखवाना है, तो ये 500 शेयर्स का सर्टिफिकेट दे दूंगा मैं CDC को, कंपनी अपने रजिस्टर पे लिख देगी CDC। चूँकि शायद 1 घंटे बाद मैं 500 में से 200 शेयर उठा के मिस्टर बजाज को बेच चुका हूँगा, और मिस्टर बजाज उसके 5 मिनट बाद वो 200 शेयर उठा के मिस्टर अनुराग को बेच चुके होंगे। शायद 3 दिन बाद ये 500 के 500 शेयर मेरे पास ना हो और शायद ये 15 लोगों के पास हो, तो कंपनी तो मर जाएगी रजिस्टर एडिट कर करके। तो कंपनी पता क्या करती है, रजिस्टर में लिख देती है CDC। वो कहते हैं ये शेयर CDC में चले गए। CDC इंटरनली अपना एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर मेंटेन करती है, और कंपनी जब बुक क्लोज करती है तो CDC को एक खत लिखते हैं, उनसे कहते हैं इस डेट पे तुम्हारे पास जो मेंबर्स आ रहे हैं हमें लिस्ट दे दो, हमने इनको डिविडेंड देना है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसीलिए जो चीज़ ऑनलाइन चली जाती है वो CDC के नाम पे आ जाती है। अभी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में हमने एक्सेप्शन पढ़ी, CDC के नाम पे इन्वेस्टमेंट। हमने क्या था, जो हम CDC में ले जाते हैं वो किसके नाम पे चला जाता है, CDC। तो CDC पे के नाम पे जाता है कागज़ों में, और असल रियलिटी क्या होती है वो हमारे पास होता है। आप अकाउंटेंट्स, आपको तो एक जुमला बोल दूंगा समझ आ जाएगा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म वाली बात है। कुछ बच्चों ने साबित करने के लिए बहुत पढ़े लिखे उन्होंने कहा हाँ सर ठीक है, मैं जल्दी से आगे चलें, पूछना ना शुरू कर दें सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है। तो एक चीज़ का एक लीगल फॉर्म होता है और एक उसका इकोनॉमिक रियलिटी होती है। लीगल फॉर्म है कि वो CDC के नाम पे है, इकोनॉमिक रियलिटी है, इकोनॉमिक रियलिटी है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो कागज़ों में CDC के नाम, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे नाम। तो अकाउंटेंट हमेशा उसकी रियलिटी देखता है, उसकी लीगल फॉर्म नहीं देखता। बेस्ट एग्जांपल इसमें लीज की दी जाती है, लेकिन खैर अब उस गहराई में उतरेंगे। ये बात समझ आई? अब हमें समझ आ गया कि CDC के नाम पे देना हमें अलाउड है। उसके अलावा क्या अलाउड है? उसके अलावा एक बड़ी अंधेरे वाली एग्जांपल है। 1 2 3 तीनों ऑफ करने पड़ेंगे जी। स्पीकर की आवाज़ आना बंद हो गई है, आवाज़ बिल्कुल फारिग हुई हुई है। 1 मिनट। क्या इन पंखों के बावजूद, क्या आखिरी वाले भाई तक आवाज़ आ रही है? एक भाई ने कहा आ रही है, एक ने कहा नहीं आ रही। ये क्या भाई टू भाई कान में भी फ़र्क है? 1 मिनट, मैं थोड़ा सा और ऊंचा बोलता हूँ, इसको रहने देते हैं। आवाज़ आ रही है? कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, कम आ रही है। चलें एक दफ़ा, खैर है खैर है, डे का लास्ट लेक्चर है, कल तक इंशाल्लाह दोबारा रिस्टोर हो जाएगी। हाँ जी, क्या आखिर वाले भाई को आवाज़ आ रही है? और जिनको फिर भी नहीं आ रही तो आगे भी कुछ कुछ बीच बीच में जगह हैं, आप थोड़ा थोड़ा सा आगे भी आ सकते हैं। हाँ जी, रूल क्या था? कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसके नाम पे होनी चाहिए? कंपनी के नाम पे, किसी और के नाम पे ना हो। एक बड़ी अजीब सी एक्सेप्शन है, और फाइनली ये डायग्राम हमें नज़र आ गई। ये एक इन्वेस्टर कंपनी है, ये इन्वेस्टर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक इन्वेस्टी कंपनी पे,
और ये इन्वेस्टिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इस कंपनी में अच्छे खासे शेयर किसने खरीदे हुए? इसने। तो ये कंपनी चाहेगी कि ये कंपनी हमारे कहने पे चले या हमारी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। ये कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर को कहते हैं कि तुम हमारे बिहाफ पे इधर जाके बैठ जाओ नॉमिनी डायरेक्टर बन के। तो ये बंदा अब इधर आके नॉमिनी डायरेक्टर बन जाएगा। जब ये भाई साहब यहां पहुंचे तो इन्होंने कहा आप कौन? उन्होंने कहा जी मैं इन्वेस्टर की तरफ से आया हूं। उन्होंने कहा जी हमारी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि हमारा डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम 50,000 शेयर होने चाहिए बंदे के पास जाती कैपेसिटी में। तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास माँ है। उसके पास तो कुछ नहीं था। इन्वेस्टमेंट किसकी? और कंपनी, क्या एक बिल्डिंग दूसरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकती है? कंपनी तो डायरेक्टर नहीं बन सकती, कंपनी तो ह्यूमन बीइंग नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी? डायरेक्टर को नॉमिनेट करके भेजेगी। तो अगर एक नॉमिनी डायरेक्टर दूसरी कंपनी में जाके बैठे और उस कंपनी में शर्त हो क्वालिफिकेशन शेयर्स की कि इतने शेयर्स होंगे तो डायरेक्टर बनोगे वरना नहीं बनोगे, तो अब ये वाली कंपनी मजबूरन 50,000 शेयर्स जो इसने इसमें खरीदे हुए हैं इस बंदे के नाम पे रखवा देंगे ताकि ये इज्जत से यहाँ डायरेक्टर बन के। एक्सेप्शन समझ आई? इंग्लिश में पढ़ते हैं, इफ इन्वेस्टर कंपनी हैज पावर टू अपॉइंट इट्स डायरेक्टर या नॉमिनी ऑन इन्वेस्टी कंपनी। अगर इन्वेस्टर कंपनी के पास ये पावर है कि वो अपने डायरेक्टर को बिठा सकती है इन्वेस्टी कंपनी में, देन इन्वेस्टर कंपनी इज अलाउड, इन्वेस्टर कंपनी को ये इजाजत है टू होल्ड सच शेयर्स इन नेम ऑफ दैट नॉमिनी, कि उतने शेयर उस नॉमिनी के नाम पे रखें दैट आर क्वालिफिकेशन शेयर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी डायरेक्टर ऑफ। सेकंड एक्सेप्शन समझ आई? रूल क्या था? कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारा एक नुमाइंदा हमारी इन्वेस्टी कंपनी पे डायरेक्टर बनता है और मजबूरन बेचारा नहीं बन पाता क्योंकि उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वी आर अलाउड कि हम थोड़ी सी उतनी इन्वेस्टमेंट जितना मजबूरी है वो उस बंदे के नाम पे रखवा सकते हैं। ये बात क्लियर है? तीसरी एक्सेप्शन, हमारी सब्सिडरी कंपनी, हमारी एक सब्सिडरी कंपनी है जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे जा रही है। सब्सिडरी कंपनी थी पब्लिक में कितने बंदे होने चाहिए? 3 होने चाहिए। 80% शेयर्स हमारे पास हैं और 20% शेयर्स हैं आज की डेट में 10 लोगों के पास। 80% के हम इन्वेस्टर हैं और 20% कितने लोगों के पास हैं? तो टोटल शेयर होल्डर्स कितने हो गए? कंपनी सही चल रही है। एक दिन उन सारे के सारे 10 लोगों ने अपने शेयर उठा के एक बंदे को बेच दिए और चले गए, तो हमारी सब्सिडी कंपनी में आज कितने मेंबर हैं? अगर ये 180 दिन तक इस मिनिमम से नीचे चलती रही तो क्या होगा? वो एक बंदा 20% के लिए लायबल हो जाएगा और हम 80% के लिए लायबल हो जाएंगे। अब ऐसे में मेंबर्स बढ़ाने हैं, हमारे पास 80% इन्वेस्टमेंट है, कई लाख शेयर्स हैं, एक शेयर उठाया मिस्टर शुक्ला के नाम पे रख दिया, तो अब कंपनी के 3 मेंबर हो गए। वो एक बंदा 20% का मालिक, एक हम तकरीबन 80% के मालिक और एक मिस्टर शुक्ला 1 शेयर का मालिक। मेंबर बढ़ गए। हालांकि रूल क्या था? मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे होनी चाहिए, बट होल्डिंग कंपनी मे होल्ड एनी शेयर इन सब्सिडरी कंपनी इन नेम ऑफ इट्स नॉमिनीज इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी हैज रिड्यूस बिलो रिक्वायर्ड मिनिमम मेंबर। तो तीसरी एक्सेप्शन है कि अगर आपकी सब्सिडरी मिनिमम से नीचे जा चुकी है तो आप फिर उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कुछ और बंदों के नाम पे रखवा सकते हैं। छोटा सा सेक्शन है लेकिन टेक्निकल सेक्शन है। कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के नाम पे हो। सीडीसी एक्सेप्शन है, इन्वेस्टी कंपनी में डायरेक्टर को बिठाने के लिए क्वालिफिकेशन शेयर दे दें या सब्सिडरी कंपनी को मिनिमम से बचाने के लिए आप अपने कुछ लोगों के नाम पे शेयर्स रखते हैं। तो ये 3 अलाउड एक्सेप्शंस है। कहानियाँ बस नहीं होती। अगर आपने एक्सेप्शन की वजह से मजबूरन कुछ लोगों के नाम पे शेयर्स रखे हैं तो फिर आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। इस बात पे एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें उन सारे शेयर्स की, उन सारी चीज़ों की वैल्यू और तमाम कवायद जिससे आप आइडेंटिफाई करें कि वो कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट है वो रखेंगे। रीज़न लिखेंगे कि आपने क्यों किसी और के नाम पे रखा। ये इतना इंपॉर्टेंट रजिस्टर है कि लॉ इग्नोर कर देता है वो वाली बात कि मेंबर्स चेक नहीं कर सकते अकाउंट्स।
वो कहता है ये रजिस्टर आपने 2 घंटे के लिए डेली कंपनी में अवेलेबल रखना है। कोई भी मेंबर आके बगैर पैसे दिए 2 घंटे तक कम से कम, यानी कि हर दिन 2 घंटे के लिए रजिस्टर ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। कोई भी मेंबर आके इसको फ्री चेक कर सकता है। किसी और बंदे ने आके चेक करना है तो पैसे देगा, लेकिन कंपनी का कोई मेंबर फ्री देख सकता है। कंपनी इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है हल्की फुल्की, लेकिन दिन में कम से कम 2 घंटे आपको अलाउ करना पड़ेगा। हो सकता है रिस्ट्रिक्शन ये हो कि हमारे नुमाइंदे की मौजूदगी में इंस्पेक्ट करोगे, एवं वो रजिस्टर के पेजेस फाड़ के ना ले जाए। कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं, लेकिन 2 घंटे कम से कम अवेलेबल करना होगा। अगर एक मेंबर को रजिस्टर की कॉपी चाहिए तस्दीक शुदा, वो पेमेंट दे और 7 दिनों के अंदर अंदर उसको कॉपी मिल जाएगी। अगर एक बंदा रजिस्टर इंस्पेक्ट करना चाहता था और उसको इनकार कर दिया गया है तो रजिस्ट्रार के पास शिकायत लेके जाएगा और रजिस्ट्रार उसकी एप्लीकेशन पे इमीडिएट इंस्पेक्शन का हुक्म जारी कर देगा। अब सवाल ये है कि क्या कोई पेनल्टी होगी? जवाब ये है कि देखते हैं इस सेक्शन को। नहीं, जितना यहाँ लिखा है बस उतना। अगर किताब में लिखा हो और मैंने स्मार्टनेस के लिए यहाँ से ख़त्म कर दिया हो तो किताब में लिखा हो वैलिड। अगर किताब में भी नहीं लिखा तो फिर टेंशन लेनी नहीं है। सीलो उतना याद रखना है जितना है। जज्बात तो हमें बहुत आगे तक जाने का कहते हैं, यानी कि इसी सेक्शन के पीछे पूरी रेगुलेशन, आपको पता है ये रजिस्टर को मेंटेन करने की पूरी रेगुलेशन है। फाइनल में वो पूरी रेगुलेशन भी पढ़ते हैं कि रजिस्टर में लिखना क्या क्या है, किस तरह से कब तक संभाल के रखना है। लेकिन कैफ की यही तो खूबसूरती है, जो है जितना है। ये रजिस्टर समझ आया? ये दूसरा टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। पहले सबसे बड़ा टॉपिक किया, फिर सबसे छोटा टॉपिक किया, लेकिन ये टेक्निकल था। अब तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। कोई सवाल है? अगर इन्वेस्टर कंपनी ने जो ना एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया, अगर इन्वेस्टर कंपनी ने एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया जिसके नाम पे शेयर्स रख दिए और वो भाग गया, नहीं सर, फिर वो तो जो ना मेंबर शेयर होल्डर भी बन गया इन्वेस्टी कंपनी का। जी बिल्कुल। अगर हमने इन्वेस्टर कंपनी ने कुछ शेयर्स इन्वेस्टी कंपनी के एक बंदे के नाम पे रख दिए तो वो बंदा मेंबर भी बन गया कानून की नज़र में, तो परेशानी क्या है? इन्वेस्टर कंपनी और डायरेक्टर नॉमिनी मेंबर को होने चाहिए, नॉमिनी डायरेक्टर। जी, फिर इसे नॉमिनी मेंबर क्यों नहीं कह रहे, नॉमिनी डायरेक्टर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि कानून में नॉमिनी मेंबर की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है। नॉमिनी डायरेक्टर उसे कहते हैं जिसको किसी ने अपनी वजह से डायरेक्टर बना के भेजा, फिर वही सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सिर्फ कागजी तौर पे आपने उसके नाम पे रखे हैं शेयर, असल में इन शेयर्स का मालिक कौन है? कंपनी वाले। जो सियानी कंपनी है वो पता क्या करती है, उसके और अपने जॉइंट नेम पे रख लेते हैं। जब आप एक बंदे को नॉमिनेट कर रहे हैं, अगला सवाल, क्या हम 2 डायरेक्टर भेज सकते हैं? आपके पास जितनी शेयर होल्डिंग हो उतनी शेयर होल्डिंग से जितने बंदे इलेक्शन लड़के सिलेक्ट हो सकते थे आप उतने डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। वो कितने नंबर होते हैं चैप्टर 3 में डायरेक्टर्स में जाके अच्छी तरह से समझेंगे इंशाल्लाह। यहां तक सब क्लियर है? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट जो अगला टॉपिक है, एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। लाइट्स ऑन करनी पड़ेंगी तीनों, जज़ाकल्लाह। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बताया जाए। इंटरेस्ट किसे कहते हैं? इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि किताब ने वर्ड इंटरेस्ट को डिफाइन ही नहीं किया। इंटरेस्ट का मतलब है कोई भी ताल्लुक। अगर कंपनी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है और हमारा कोई भी डायरेक्टर उसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है, आवाज़ पीछे क्लियर है? ठीक है। अगर हमारा डायरेक्टर कंपनी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी हवाले से उसका कोई ताल्लुक है, हम उसकी कंपनी के साथ कर रहे हैं, उसके भाई की कंपनी के साथ कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं उनके साथ उसका कोई पर्सनल ताल्लुक है, किसी भी किस्म का, अगर हमारे डायरेक्टर का कोई ज़रा सा भी कनेक्शन है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये थोड़ी सेंसिटिव बात है। अगर डायरेक्टर खामोश बैठा रहे और कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट करने दे और बाद में पता लगे कि इसमें तो डायरेक्टर की नीयत ख़राब थी, तो भी अच्छी बात नहीं है। अगर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा शोर मचाया और कहे कि जी इस कंपनी से लाजमी कॉन्ट्रैक्ट करो और अंदर खाते वो किसी को ना बता रहा हो कि उस कंपनी में थोड़ी सी हिडन इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, तो ये कंपनी के वसीतर मफाद में नहीं है। डायरेक्टर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिड्यूशरी बिहेवियर दिखाएंगे, ट्रस्ट का रिलेशन है। अगर एक डायरेक्टर का कहीं इंटरेस्ट है वो नहीं बताता उसके बारे में, या लोगों को खामखा अपने इंटरेस्ट की तरफ मोड़ देता है, कंपनी का इंटरेस्ट नहीं सोचता, ज़ाती इंटरेस्ट सोचता है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। डायरेक्टर का कहीं ताल्लुक होना इतनी बुरी बात भी नहीं है। भाई हमारी कंपनी ने
फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर खरीदना है और डायरेक्टर का सगा भाई फर्नीचर की कंपनी चला रहा है, तो उसने कह दिया मेरी भाई की कंपनी से फर्नीचर खरीद लो। हमें तो लग रहा है कि इसमें धोखा होगा, लेकिन सोचें अगर डायरेक्टर के भाई की कंपनी से फर्नीचर खरीदेंगे तो हो सकता है डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाए, हो सकता है क्वालिटी भी बड़ी अच्छी हो सकता है इसका भाई इस चीज़ का हया करे कि मेरा भाई वहाँ डायरेक्टर है, उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्टर के इंटरेस्ट वाली जगह पे कॉन्ट्रैक्ट करने के फ़ायदे भी हो सकते हैं, और हम कहें नहीं चूंकि इसमें ताल्लुक इन्वॉल्व है, इसको साइड पे कर दो, हम किसी एरे गहरे से करवा लेंगे। या फिर वही दो राह आ गया कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट ना करें तो भी खतरा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो भी टेंशन। लॉ ने बड़ा मज़ेदार सा सलूशन दिया। अच्छा, मज़े की बात है, कॉन्ट्रैक्ट कर लें ये सोचते हुए कि डायरेक्टर तो बड़ा अच्छा हमारे साथ नेक नियत रखता है, कल को डायरेक्टर का भाई कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ कर दे तो किसके ऊपर इल्ज़ाम आना है, जबकि उसकी तो बहुत नेक नियती थी। तो डायरेक्टर नेक नियत रखे तो भी मसला, नेक नियत ना रखे तो भी मसला। तो लॉ ने इसका बड़ा प्यारा सा सलूशन निकाला। वो कहते हैं नंबर 1, आपने अगर आपका कहीं इंटरेस्ट है तो ओपनली क्लियरली डिस्क्लोज कर देना है, बता दो, वाज़ेह तरीके से बता दो मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मेरा ताल्लुक है, मेरे भाई की कंपनी है, खुल के बताना है, छुपाना कुछ नहीं है, प्रॉपर तरीके से बताना है। नंबर 2, उस कॉन्ट्रैक्ट में वोट नहीं करना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट मेज पे सामने रखा जाए तो डायरेक्टर ने उस पर अपना वोट नहीं देना, डायरेक्टर को साइड पे कर देंगे, बाकी डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट देना है या नहीं। अब इसने बता भी दिया, छुपाया भी नहीं, और बाकियों ने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट दिया इसी के भाई को, तो कल को अब भाई खराब काम करेगा तो डायरेक्टर को कोई नहीं पकड़ेगा, और अगर कोई पकड़ेगा भी डायरेक्टर को तो डायरेक्टर कहेगा यार मैंने तो कहा था मेरा भाई है, तुम्हें फिर भी नहीं समझ आई, मैं तो क्लियरली बता दिया था मेरा भाई है, और मैंने उसको सेलेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की, मेरे से सुनने के बावजूद भी वो मेरा भाई है, तुमने फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्टर बच गया, और एक गंदी प्रैक्टिस खत्म हो गई कि डायरेक्टर अपना फ़ायदे के चक्कर में कंपनी को ना रगड़ दे, और ऐसा ना हो कि डायरेक्टर नेक नियति से हो और उल्टा उसको बेचारे को हर्जाना अदा करना पड़ रहा हो अपनी नेक नियत का। तो 2 सेफगार्ड है, नंबर 1 डिस्क्लोज करना है, और नंबर 2 बस अब इस सेक्शन में डिस्क्लोज करने के ऊपर बहस है और वोटिंग ना करने पे बहस है। डिस्क्लोज कब करना है, अगर तो अभी मीटिंग होनी है डायरेक्टर्स की जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सामने रखा जाएगा, उस मीटिंग में डिस्क्लोज कर रहा है। नंबर 2, अगर फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट पहले से चल रहा था, इसके भाई ने आज वो कंपनी खरीदी है, कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 4 महीने पहले से, तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट नहीं था, अब बन गया, तो अब क्या करें, वेरी नेक्स्ट डायरेक्टर्स की मीटिंग में सारे डायरेक्टर सामने बता दें कि मेरा इंटरेस्ट है। नंबर 3, फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर्स के सामने आया ही नहीं, एम्प्लॉइज लेवल पे अप्रूव हो गया, डायरेक्टर का लेवल ही नहीं था, वो छोटा कॉन्ट्रैक्ट था, बट इंटरेस्ट था, दिल में चोर है, आने वाली मीटिंग में सबको बता दो कि वो वाला कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज ने किया है उसमें मैं इंटरेस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले अगर आपको पता है और आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट आना है तो उस मीटिंग में बता दें, और अगर किसी और लेवल पे है कॉन्ट्रैक्ट तो आपने वेरी नेक्स्ट डायरेक्ट मीटिंग में बता देना है। फिर फर्ज करें हमारी कंपनी एक कंपनी के साथ बार बार डील करती है, और वो वाली कंपनी में हमारे ही डायरेक्टर के 15% शेयर्स भी हैं, और हमारी कंपनी साल में कोई 40 दफ़ा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो डायरेक्टर तो मर जाएगा नोटिस दे दे के। तो लॉ ने इजाज़त दी है कि आप एक जनरल नोटिस दे दें जो साल तक वैलिड रहेगा, हर फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में आप उसे अपडेट कर दें, वो पूरे साल के लिए वैलिड हो जाएगा। आप कहेंगे दोस्तों जब भी XYZ एंटरप्राइजेज से डील करोगे तो हमेशा मेरा उसमें इंटरेस्ट है, तो एक जनरल नोटिस भी दे सकता है। ये बात समझ आई। वोटिंग ना करने वाली बात पे भी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर इंग्लिश देख लेते हैं। वोटिंग उसने नहीं करनी, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो मीटिंग से वॉकआउट कर जाना है, बाकियों में तो मीटिंग में बैठे रहना है, साइड पे हो जाना है, बोलना नहीं है। लिस्टेड में मीटिंग का वो पार्ट अटेंड ही नहीं करना जिस पार्ट में डिस्कशन हो रही है, आंखों से भी इशारा नहीं करना। बाकी जगह तो हमने कहा था ना तुमने वोट नहीं डालना, वोट नहीं डाल रहा था, बैठा हुआ तो उसी मीटिंग में था। लिस्टेड में हम कहते हैं आप मीटिंग भी छोड़ के चले जाएं। 2 एक्सेप्शंस हैं, अगर ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट है, जिसकी होल्डिंग में भी पब्लिक कंपनी नहीं है, जिसकी सब्सिडी में भी पब्लिक कंपनी नहीं है, एक बहुत ही अखीर शदीद किस्म की प्राइवेट कंपनी है जिसका दूर दूर तक पब्लिक से ताल्लुक नहीं है, तो मैं से कहता हूँ ये अखीर प्राइवेट कंपनी है, खुद भी प्राइवेट है, इसकी होल्डिंग या तो है नहीं और है तो प्राइवेट ही है, सब्सिडरी या है नहीं और अगर है
तो प्राइवेट है, यानी जिसकी ना होल्डिंग में पब्लिक हो, ना वो खुद पब्लिक हो, ना सब्सिडरी पब्लिक हो। अगर इस तरह की एक छोटी मोटी प्राइवेट सी कंपनी है तो ठीक है, वो जो मर्जी करें, हमें कोई मसला नहीं है, वो वोट करना चाहें कर लें, उन्हीं का नुकसान है। छोटी सी कंपनी है, थोड़े से लोग हैं, उन्हीं का है, आम आवाम आम जनता का नुकसान नहीं हो रहा। दूसरी एक्सेप्शन है जिसके टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा वो देखते हैं, फिर एक्सेप्शन को समझते हैं। यहाँ 3 जज़ाकल्लाह, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। आपने क्या करना है, आपने डिस्क्लोज करना है। क्या टाइमिंग है, अगर ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट रिक्वायर डायरेक्टर अप्रूवल बिफोर स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो एट फर्स्ट मीटिंग जिसमें ये डिस्कशन स्टार्ट हुई है उसमें बता दें। अगर डायरेक्टर वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट टाइम ऑफ फर्स्ट डिस्कशन, तो एट फर्स्ट मीटिंग आफ्टर ही बिकम सो इंटरेस्टेड, उस वक्त बता दें। और अगर ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्टर अप्रूवल, किसी छोटे लेवल पे अप्रूवल होनी है, तो एट फर्स्ट मीटिंग आफ्टर, तो 2 ही टाइम है, या मीटिंग में बताना है या नेक्स्ट मीटिंग में बताना है। अगर मीटिंग में सामने रखा जाएगा तो मीटिंग में बता दें, और अगर किसी और टाइम पे अप्रूव हुआ है तो अब आने वाली मीटिंग में आप बता दें। जनरल नोटिस, instead making disclosure on transaction by transaction basis, director may give a general notice regarding his directorship in other body corporate या partnership या कोई भी शेयर होल्डिंग अगर किसी जगह है। Such notice should be given at directors meeting, डायरेक्टर की मीटिंग में बताएं, या डायरेक्टर कोशिश करे प्रॉपर स्टेप के तमाम डायरेक्टर्स मेरा ये नोटिस पढ़ लें। जनरल नोटिस shall expire at end of financial year in which it is given and may be renewed by fresh notice in last month of disclosure वाली बात समझ आई। इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू वोट ओवर द अप्रूवल ऑफ मैटर, जहां वो इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर कैन नॉट टेक पार्ट इन डिस्कशन और वोट, इवन कोरम में भी काउंट नहीं होगा, वो जो मिनिमम तादाद होती है मीटिंग की उसमें भी नहीं काउंट होगा। लिस्टेड कंपनी के लिए ही शैल नॉट बी प्रेजेंट एट बोर्ड मीटिंग इन विच मैटर इन्वॉल्विंग हिज पर्सनल इंटरेस्ट इज बीइंग कंसिडर्ड, उस पोर्शन में मीटिंग का हिस्सा ही नहीं होगा, प्रेजेंट ही नहीं होगा मीटिंग में। एक्सेप्शन क्या है इस रूल की कि आपने वोट नहीं करना। प्राइवेट कंपनी नीदर सब्सिडरी नॉर होल्डिंग, एक ऐसी प्राइवेट जो जिसकी होल्डिंग भी पब्लिक नहीं है और जिसकी सब्सिडरी भी पब्लिक नहीं है, वहाँ वोट नहीं कर सकते, मतलब वहाँ वोट कर सकते हैं, वरना आपने वोट नहीं करना। दूसरा केस जहाँ इंटरेस्ट होने के बावजूद आपको वोट करना अलाउड है, वो है अगर आप कंपनी की श्योरिटी बन गए। श्योरिटी कौन होता है, गारंटी देता है जो कंपनी की। कंपनी ने लोन लेना था, जिनसे लोन लेना था उनको कहा कि जी हाँ भाई आपसे लोन चाहिए, क्या शर्तें हैं, उनका शर्त यह है कि तुम अपने फलाना तगड़े डायरेक्टर से हमें पर्सनल गारंटी दिलवाओ। कंपनी ने उस तगड़े डायरेक्टर से कहा तुम हमारी जाके गारंटी दे दो, उसने कहा मैं तुम्हारी गारंटी दे दूं, तुम कल को पैसे ना दो तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। कंपनी ने कहा क्या बात करते हो, हम तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट या इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें कभी भी हमारे इस क्लॉज की वजह से नुकसान हुआ हम करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, किससे कर रही है, तो डायरेक्टर तो इंटरेस्टेड हुआ, बट इस वक्त क्या डायरेक्टर अपनी वजह से इंटरेस्टेड है, इनका सिक्योरिटी बनने की वजह से इंटरेस्टेड है ना। तो लॉ ने कहा है कि अगर एक डायरेक्टर श्योरिटी बनता है कंपनी का और कंपनी उसके साथ कोई इंडेमनिटी का या इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करती है कि तुम्हें हमारे वजह से कोई नुकसान हो तो हम उसकी भरपाई करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट में भले वो इंटरेस्टेड है वो वोट कर सकता है। इफ डायरेक्टर हैज एक्टेड, अब लाइट सही होती तो बड़ी मजे की तस्वीर थी कि डायरेक्टर ये बेचारा कंपनी की वजह से मार्शल खा के आ रहा है कहीं, और पीछे से कंपनी ने आगे से पकड़ लिया, घबराओ मत, और अपने हाथों में ले लिया उसे कि हम तुम्हें सिक्योर करेंगे, तुम्हें जो नुकसान हुआ है हम भरपाई करेंगे। इफ डायरेक्टर हैज एक्टेड एज अ श्योरिटी ऑफ कंपनी एंड रेजोल्यूशन रिलेट टू इंडेमनिफिकेशन या इंश्योरेंस कवरेज ऑफ दैट डायरेक्टर, अगर वो श्योरिटी है और हम उसकी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किस वजह से, अगेंस्ट एनी लॉस, कोई भी लॉस इनकर्ड बाय हिम जो उसको हुआ फॉर बिकमिंग श्योरिटी ऑफ कंपनी, तो फिर वो वोट कर सकता है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ वही लायबिलिटी हम वो करेंगे जो उस ट्रांजैक्शन की वजह से हुई हो। अब उसका ज़िंदगी में कोई भी नुकसान हो तो हमने उसको कवर नहीं करना। अगर उसका कोई नुकसान इस वैलिडली अप्रूव ट्रांजैक्शन की वजह से हुआ है तो हम उसको कंपनसेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे टेक्निकल लाइन यही वाली है। क्या ये बात समझ आ गई? और अल्टीमेटली आपने क्रैम तो कर ही लेना है। ये था हमारा तीसरा टॉपिक। चौथा बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। अच्छा, एक छोटा सा डिस्कशन, इंटरेस्ट ऑफ अदर ऑफिसर। अगर किसी और ऑफिसर का इंटरेस्ट है ना डायरेक्टर के अलावा, तो उसे चाहिए वो डायरेक्टर्स को बता दे और उनसे इजाज़त ले ले। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की, कोई भी ऑफिसर जो किसी भी वे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है
तो उसे क्या चाहिए, डिस्क्लोज करे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट इन ट्रांजैक्शन एंड ऑब्टेन द, डायरेक्टर से पेशगी रजामंदी ले ले तो ठीक है, उसकी बच बचाव हो जाएगा। अब आते हैं हम खूबसूरत तरीन सेक्शन के ऊपर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। हमारी रिलेटेड पार्टीज कौन सी होती हैं, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो हमारे चाहने वाले हैं। मैं रिलेटेड कंपनीज नहीं बोल रहा, रिलेटेड बिजनेस भी नहीं बोल रहा, रिलेटेड पार्टीज जिसमें इंसान भी आ जाएंगे, इदारे भी आ जाएंगे। भाई कुछ कहना चाहते हैं जी? अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर के बगैर कोरम पूरा नहीं हो रहा तो फिर मीटिंग होगी ही नहीं, वो वाले एजेंडे पे बात ही नहीं होगी, क्योंकि कोरम पूरा नहीं है। कोरम का रूल ही है कि कोरम होगा तो मीटिंग होगी, वरना नहीं होगी। हाँ जी, इधर वापस आते हैं, रिलेटेड पार्टीज। अब हम एसोसिएटेड इदारे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं रिलेटेड पार्टीज, और सेक्शन का नाम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होनी है। रिलेटेड पार्टी कौन सी है? कंपनी के अपने, कंपनी के चंद बड़े, न सिर्फ अपने बल्कि अपनों के कुछ अपने बिजनेस, वो सारे हमारे रिलेटेड हैं। यानी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी हमारे रिलेटेड हैं, जो डायरेक्टर के रिश्तेदार हैं वो भी हमसे रिलेटेड हैं, जो हमारे बड़े मैनेजर्स हैं जो की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जो पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं, वो भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं। जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी रिलेटेड हैं। फिर ये लोग जिन जिन कंपनियों में शेयर होल्डर हैं बड़े बड़े लेवल पे, वो भी रिलेटेड हैं। ये लोग जिन जिन कंपनियों में डायरेक्टर्स हैं वो भी, ये लोग जहाँ जहाँ पार्टनरशिप चला रहे हैं वो भी रिलेटेड है। फिर हमारी जो होल्डिंग है वो भी हमेशा रिलेटेड है, जो सब्सिडरी है वो भी रिलेटेड है, और जो एसोसिएटेड है वो भी रिलेटेड है। फिर वो तमाम इदारे जिनके कहने पे हम चलते हैं वो भी रिलेटेड हैं। फिर वो तमाम इदारे जो हमारे कहने पे चलते हैं वो भी रिलेटेड हैं, और जब थक जाते हैं तो कह देते हैं एनी अदर, जो बता दिया जाए। तो किताब की सेकंड बिगेस्ट डेफिनेशन रिलेटेड पार्टी, वन एक दफ़ा ऑफ कर दीजिएगा। अब ये जहन में रखना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन शामिल है और कौन कौन नहीं शामिल। डायरेक्टर या उसका रिश्तेदार, डायरेक्टर या डायरेक्टर का रिश्तेदार, कौन कौन से रिश्तेदार? स्पाउस यानी कि मियाँ बीवी, सिबलिंग बहन भाई, लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट, अबवा अजदाद और बाद में आल औलाद। लीनियल 1 to 1 जिनसे रिलेशन है, आपके वालदैन, उनके वालदैन, उनके वालदैन, आपकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद, मतलब भाई की औलाद अब इसमें नहीं आएगी। लीनियल जिनके साथ 1 to 1 रिलेशन है, वालदैन, उनके वालदैन, उनके वालदैन, औलाद, उनकी औलाद और उनकी औलाद, ये हो गए बहन भाई हो गए और मियाँ बीवी हो गए। तो डायरेक्टर और डायरेक्टर के ये चंद सेलेक्टेड रिलेटिव्स। की मैनेजेरियल पर्सनल, मैनेजमेंट की पोजीशन पे बैठा हुआ लोग और उसके रिलेटिव, नहीं बताया लेकिन यही ऊपर वाले रिलेटिव दोनों में मुराद है। एक फर्म जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर या उसके रिलेटिव पार्टनर हैं, तो किसी भी फर्म जिसमें डायरेक्टर हो या मैनेजर या इन लोगों के रिश्तेदार अगर पार्टनर है तो वो वाली फर्म भी हमारी रिलेटेड पार्टी होगी। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर या तो मेंबर है या, ध्यान से देखना है रिश्तेदार का जिक्र नहीं हो रहा, डायरेक्टर या मैनेजर जिस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो या एक भी शेयर खरीदा हुआ हो, वो रिलेटेड बन जाएगी। पब्लिक कंपनी में थोड़ा सा डिफरेंट है। पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर है, डायरेक्टर वाले रूल के लिए तो यही दो लोग। जब मेंबर वाले रूल की बात करते हैं तो होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव एनी शेयर्स इन पेड अप शेयर कैपिटल। तो पब्लिक कंपनी में अगर डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर हो या ये अपने रिश्तेदारों के साथ मिलजुल के मेंबर हो, तो वो वाली पब्लिक कंपनी आपकी रिलेटेड बन जाएगी। वो प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर या डायरेक्टर हो वो बन जाएगी और वो फर्म बन जाएगी। ये बात समझ आई? ये सेट बने हुए हैं, ये दो का सेट है, डायरेक्टर उसके रिश्तेदार, मैनेजर उसके रिश्तेदार, फिर तीन का सेट है। वो फर्म, वो प्राइवेट कंपनी और वो पब्लिक कंपनी जिसमें ये लोग किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, फिर ये दो का सेट है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर इज अकस्टम्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायरेक्टर। कोई भी ऐसी कंपनी जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर आदी है कि वो हमारे डायरेक्टर या मैनेजर के कहने पे चलता हो,
तो जिस और कंपनी के लोग हमारे इशारों पे नाचते हैं वो भी रिलेटेड पार्टी है, एंड वाइस वर्सा। हम जिनके इशारों पे चलते हैं, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्टर मैनेजर इज, हम जिसकी एडवाइस पे चलते हैं, जो कहे कि ऐसे कर लो हम वैसे कर लेते हैं, तो हम जिसके कहने पे चलते हैं वो भी रिलेटेड है, जो हमारे कहने पे चलता है वो भी रिलेटेड है। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस इसमें काउंट नहीं होगी। हम एक हॉस्पिटल में गए, हमने कहा जी हमें बीमारी हो गई है, उसने कहा ये दवाई खा लो, हमने खा ली, किसी ने आगे कहा वो डॉक्टर भी रिलेटेड पार्टी है। का क्यों? डेफिनेशन में लिखा था जो बंदा जिसकी एडवाइस पे हम चलते हों। तो उन्होंने कहा ये जो एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी जाती है वो इसमें शामिल नहीं है। जो लॉ एडवाइस होती है, जो अकाउंटिंग एडवाइस होती है, वो इसमें काउंट नहीं होगी। तो ये दो हो गए, वो जो हमारे कहने पे चलते हैं, वो जिनके कहने पे हम चलते हैं। फिर आखिरी सेट, इसमें आपके अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है, होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएटेड कंपनी, अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडरी। उस होल्डिंग की सब्सिडरी, जिस होल्डिंग की हम भी सब्सिडरी हैं, आसान अल्फाज में हमारी होल्डिंग की बाकी सब्सिडरीज। तो होल्डिंग भी आपकी वो रिलेटेड है, सब्सिडरी भी रिलेटेड है, और आपकी होल्डिंग की बाकी भी रिलेटेड है। और थक गए तो क्या कह दिया? सच अदर पर्सन एज बी बी स्पेसिफाइड। तो ये 4 सेट बन जाएंगे, डायरेक्टर, मैनेजर, उनके रिश्तेदार। ये 3 तरह के इदारे जिसमें ये लोग मौजूद हैं, वो 2 इदारे जिनका हम पे या जिन पे हमारा कंट्रोल है। फिर वो जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट्स, वो इसमें हो गए, और इसी के साथ सच अदर। तो सबसे पहले तो इस सेक्शन में जो एनर्जी लगती है वो है रिलेटेड पार्टी को समझने में। तो क्या रिलेटेड पार्टी हमें समझ आई है? पक्की बात है जी, एक दफ़ा लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। रिलेटेड पार्टी हमें समझ आ गई। अब ये सेक्शन क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। गौर से देखें, ये जो चंद लोग हैं ये बड़े ऊपर के लोग हैं। आवाज़ ठीक है जी, आवाज़ थोड़ी सी वो करते हैं। तो पंखे भी तो चल रहे हैं ना, पंखा बंद करूँगा तो लोग और नाराज़ हो जाएंगे। बंद कर दें पंखा? वाह जी वाह। फिर 2 पंखे हैं, एक इधर से बंद होगा, एक उधर से बंद होगा। कुछ लोग उधर वाले भाई को बदवा देंगे, कुछ इधर वाली बहन को बदवा देंगे। कर दे बंद। कितना शोर था पंखों का। हाँ जी, क्या बैंड वाले भाइयों को आवाज़ आ रही है? अब बैंड वाले भाइयों को आवाज़ आ रही है। रिलेटेड पार्टी मसला क्या है? ये वो चंद अपने हैं जिनको इनकार नहीं कर सकते। डायरेक्टर का सगा भाई अगर आएगा कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए तो कंपनी आराम से इनकार थोड़ी कर सकती है। वो कंपनी जिसके कहने पे हम चलते हैं, अगर वो कहे मुझे आपसे ही ट्रांजैक्शन करनी है, इनकार नहीं हो सकेगा। ना सिर्फ इनकार नहीं हो सकेगा बल्कि ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ भी नहीं होगी। अकाउंटेंट्स के सामने मैं बोल देता हूँ बड़े भरोसे से, ये आर्म्स लेंथ क्या होता है? मार्केट में 2 नॉलेजेबल विलिंग बायर सेलर के दरमियान जो ट्रांजैक्शन है, यानी जो मार्केट की ट्रांजैक्शन है। अगर मार्केट में एक चीज़ 20,000 की मिलती है तो जो 20,000 की खरीद रहा है वो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन कर रहा है। अगर थोड़ी सी बहस करने पे 10% डिस्काउंट सबको मिल जाता है तो किसी और को भी 10% डिस्काउंट मिला तो भी आर्म्स लेंथ है। लेकिन अगर किसी ने 10,000 में वो चीज़ ले ली, 5,000 में ले ली, उसका कोई ताल्लुक ऐसा था कि उसके साथ बाकियों वाला सलूक नहीं हुआ, बहुत ही स्पेशल सलूक हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन कहलाएगी नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। इसको समझाने के लिए ऐसे है कि एक बंदा एक दुकान के अंदर खड़ा हुआ है, वो दुकान जो है वो पान छालिया बोतल छोतल की दुकान है। तो जो भी बंदा उससे आके बोतल ख़रीदता है, वो बंदा खड़ा हुआ है, सामने एक काउंटर है और एक हाथ के फासले पे सामने कस्टमर है। वो उसे बोतल देता है और उससे पैसे लेता है। थोड़ी देर बाद इसका भाई अपने दोस्तों के साथ आया, जो दुकान वाला है। इसने काउंटर हटाया, उनको अंदर बुला के उनको गले लगाया और बिठा के बोतल पिलाई। अब ये जो जिनको गले लगा लिया, जिनसे हाथ का फासला नहीं रहा, ये बन गए नॉन आर्म्स लेंथ। तो आर्म्स लेंथ वो जिनके साथ आपका एक कमर्शियल फासला होता है कि हाँ भाई ठीक है, तुम फासले पे मैं फासले पे, और जिनको आप बिल्कुल बगलगीर हो जाएं जिनके साथ, जिनको आप कहें कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ही अपने हैं, तो उनके साथ जो होता है वो नॉर्मली। ये अजम्पशन लेना इंतहाई गलत होगा कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करे और वो आर्म्स लेंथ पे करे। डायरेक्टर का भाई, अगर कौन सी कंपनी है ये? डॉलन्स कंपनी में डायरेक्टर का भाई अगर एसी लेना चाहता है तो आपको लगता है कि मार्केट से जाके एसी खरीदेगा? वो अपने भाई को बोलेगा और भाई फैक्ट्री के रेट पे उठवा के देगा।
तो जो डॉलर्स के अंदर जो प्रोडक्शन का इंचार्ज होगा, जो बंदा जो मैनेजर की पोजीशन पे होगा, जिसके हाथ के नीचे सारा प्रोडक्शन के ऑर्डर्स होंगे, उसका भाई मार्केट से तो नहीं खरीदेगा ना, वो आके कंपनी से खरीदेगा और कंपनी उसको क्या मार्केट का रेट चार्ज करेगी। तो पहली बात है कि दिल बड़ा करना होगा कि जब भी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेगी तो ये 100% बात है कि वो फेवर लेना चाहेगी। अब फेवर के अंदर भी लेवल हो सकते हैं। पता लगा डायरेक्टर ने कहा किसी बंदे को कि भाई मुझे मैक्सिमम फेवर दिलवाने भाई के लिए, उसने देखा, उसने उस हिसाब से 20% का डिस्काउंट करवा दिया। जो प्रोडक्शन में बैठा था उसको एग्जैक्टली पता था कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ती है, उसने कॉस्ट पे जब एसी उठवाया तो पता लगा 40% डिस्काउंट हो गया। तो किसी दिन मैनेजर का भाई डायरेक्टर के भाई के साथ मिला किसी निजी महफिल में और उसने कहा आजकल गर्मी बड़ी होती है, शुक्र है मेरे भाई डॉलर्स में होते हैं, तो मैंने इसी 20% ऑफ पे ले लिया। उसने कहा ना करें, आपके भाई भी डॉलर्स में होते हैं, मेरे भाई भी डॉलर्स में होते हैं। अच्छा, आपके भाई हल्के लेवल पे होंगे क्योंकि मेरे भाई ने तो मुझे 40% ऑफ दिलवाया है। अब डायरेक्टर के भाई को डिस्काउंट और मैनेजर के भाई को डिस्काउंट, तो झगड़ा हो जाएगा। तो लॉ ने यहाँ ये सेक्शन इसलिए बनाया है कि ये पहले एक्नॉलेज किया जाए कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमेशा नॉन आर्म्स लेंथ होगी। अगर आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन है तो ये सेक्शन उसे डील नहीं कर रहा, उसे साइड पे कर दें। तो पहली अजम्पशन क्या है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉन आर्म्स लेंथ है। ये सेक्शन कहता है भाई एक काम करो, एक पॉलिसी बना दो, रिलेटेड पार्टी के साथ जब भी बाइंग होगी इस रेट पे होगी, सेलिंग होगी इस रेट पे होगी, हम उससे सर्विसेज लेंगे इस रेट पे लेंगे, उसको सर्विसेज देंगे इस रेट पे देंगे, उससे एसेट खरीदेंगे इस तरीके से खरीदेंगे, उसको एसेट बेचेंगे इस तरीके से, यानी आपस में तय कर लो। उसको किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बुलाएंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कोई एडिशनल पोजीशन ऑफ बेनिफिट कंपनी के अंदर जहां उसको एक्स्ट्रा से तनख्वाह और बेनिफिट मिले। भाई डायरेक्टर को ही हम कहते हैं तुम्हें मैनेजर अकाउंट्स लगा देते हैं, तो तुम डायरेक्टर भी हो और मैनेजर अकाउंट्स भी बन गए, उसके भी पैसे ले लो। तो वो पैसे मार्केट वाले नहीं होने चाहिए। फिर डायरेक्टर को चाहिए कि वो 50% सैलरी पे काम करे क्योंकि वो डायरेक्टर भी है। हर चीज़ की पॉलिसी बना देंगे। ये बात समझ आई। अगर एक ट्रांजैक्शन में मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर हुए तो फिर डायरेक्टर्स वो फैसला नहीं करेंगे, मेंबर्स के सामने हम लेके जाएंगे, वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या बात समझ आ रही है? अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में किसी डायरेक्टर के किसी ताल्लुक वाले के साथ हमने ट्रांजैक्शन की है तो डायरेक्टर जिम्मेदारी लेगा उस ट्रांजैक्शन की। उसमें कुछ भी गड़बड़ होगी तो हम डायरेक्टर को पकड़ सकते हैं। अगर एक ट्रांजैक्शन पॉलिसी के मुताबिक नहीं अप्रूव हुई और बाद में एहसास हो पॉलिसी तो मिस हो गई, तो फिर या तो डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स उसे रेटिफाई करें 90 दिनों के अंदर अंदर कि हाँ भाई ओके कोई बात नहीं, उस वक्त मिस हो गई, हम अलाउ कर देते हैं। और अगर ना करें तो वो एक गलत ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। और जब वो गलत ट्रांजैक्शन है तो लॉ को काफ़ी गुस्सा है, वहाँ पेनल्टी और इस तरह की चीज़ें अच्छी खासी आपको पड़ जाएंगी। क्या थीम समझ आया कुछ? एक दफ़ा किताब से पूछते हैं जी 1 2 3 हमें तीनों ऑफ कर दीजिए ताकि जज़ाकल्लाह। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मैंने कहा कोई भी एनीथिंग जो आप बाय वे ऑफ रिम्यूनरेशन लें ओवर एंड अबव आपकी रिम्यूनरेशन एज डायरेक्टर, डायरेक्टर को अपनी तनख्वाह के अलावा वो जो मैनेजर अकाउंट बनने के एक्स्ट्रा सैलरी फी कमीशन इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं उसे हम कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये वर्ड है, इसकी एक डेफिनेशन किताब ने दी है, ये थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन होगा। रिलेटेड पार्टी के सारे रूल्स मैंने एक सफ़े पे सजाए हुए हैं, इसलिए मैंने लाइट्स बंद करवा दी ताकि क्लैरिटी बेहतर हो। कंपनी में एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी ओनली इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। की एक पॉलिसी होनी चाहिए और हमेशा उस पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए। उस पॉलिसी में कम से कम किन चीज़ों का जिक्र होना चाहिए? सेल, परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीजिंग यानी कि रेंट पे देना ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर परचेज और सेल ऑफ गुड्स वगैरह, या रिलेटेड पार्टी की अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन कंपनी या सब्सिडरी। या इन तमाम चीज़ों के बारे में कोई पॉलिसी होनी चाहिए। वो पॉलिसी कौन अप्रूव करे? बोर्ड। और जब भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो तो हमेशा इस पॉलिसी का एहतराम किया जाए। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी ट्रांजैक्शन ऑन, हम आर्म्स लेंथ का जिक्र नहीं कर रहे, ये सेक्शन आर्म्स लेंथ के बारे में नहीं है। Where majority of directors are interested in any of the above transaction, matter shall be placed before general meeting as, अगर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स ही इंटरेस्टेड हुए, अब तो आयवर का हवा ही बिगड़ा हुआ है, तो फिर कौन अप्रूव करेगा? शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। एवरी सच कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट शैल बी रेफर टू इन डायरेक्टर रिपोर्ट। आप डायरेक्टर रिपोर्ट में ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र करेंगे और जस्टिफिकेशन देंगे क्यों डिस्काउंट्स दिए। SECP कुछ रिकॉर्ड स्पेसिफाई कर सकता है जो इस सेक्शन के लिए हो, ठीक है, जब बता देगा तब देखी जाएगी।
where any contract या arrangement is entered without obtaining consent and is not ratified by board या shareholder within 90 days, it shall be voidable at the option of board. यानी अगर आपने 90 दिन के अंदर अंदर उसको तस्दीक नहीं करवाया तो फिर बोर्ड चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट एक रिलेटेड पार्टी का किसी डायरेक्टर के साथ है या किसी डायरेक्टर या उसके कनेक्टेड किसी बंदे ने ओके किया है तो फिर कंसर्न डायरेक्टर शेल इंडेमनिफाई कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय। तो अगर डायरेक्टर ने को करवा के दिए या इन्वॉल्व हुआ था तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डायरेक्टर। फाइनली बात, एनी सच डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉई शेल बी लायबल। कौन? जिसने गड़बड़ की होगी या कुछ नुकसान हुआ होगा। किस चीज़ के लिए? लिस्टेड कंपनी में उसको पनिशमेंट होगी, कैद 3 साल तक की हो सकती है और फाइन 5 मिलियन तक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। वो वाला था 5 to 5, मतलब 5 और 2, 5 मिलियन फाइन था और 2 साल कैद थी। यहाँ 5 मिलियन फाइन है और तो जहन में रखना है कि यहाँ पे कैद ज़्यादा है, यहाँ और है, वहाँ एंड था, वो भी होगा वो भी होगा, यहाँ दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकती है। बाकी कंपनियों के लिए लेवल 2 फाइन है और लिस्टेड के लिए थोड़ा ज़्यादा फाइन है। ये बात कुछ समझ आई? 90 डेज़ वाली अगर एक ट्रांजैक्शन हुई और ये पॉलिसी के मुताबिक नहीं हुई तो असूलन चाहिए कि डायरेक्टर्स के सामने उसे रखें और 90 दिन में या तो डायरेक्टर्स या मेंबर्स की कोई मीटिंग रेटिफाई करे। रेटिफाई पुरानी हुई हुई चीज़ को तस्दीक करने को कहते हैं। अगर 90 दिन तक उन्होंने भी तस्दीक नहीं की तो इसका मतलब है एक तो आपने पॉलिसी फॉलो नहीं की, बाद में आपने उसके ऊपर इजाज़त नहीं ली, तो फिर वही वाली बात है कि फिर जुर्माने पड़ेंगे। वो तमाम लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको जुर्माना होगा। क्या ये थीम समझ आया? लाइट्स एक दफ़ा ऑन कर दें ताकि हम एक इख्तितामी डिस्कशन कर लें। डिफरेंस बिटवीन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग एंड डिस्क्लोजर। अब होता पता है क्या है, पेपर में आ जाता है सवाल और सवाल आपसे पूछ रहा होता है कि हाँ भाई ये वाली सिचुएशन है, फलाना ट्रांजैक्शन हुई है, बताओ हमें कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। हमने इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट के रूल्स अलग पढ़े हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, चेंज उससे होगी और अगर लोन हुआ तो ये 2-3 इजाफी शर्तें याद है। हमने डायरेक्टर इंटरेस्ट में ये पढ़ा है कि अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट होगा तो वो वोट नहीं करेगा और वो डिस्क्लोज करेगा, ये वाले रूल्स वहाँ पढ़े हैं। और रिलेटेड पार्टी में हमने रूल पढ़ा है कि वो पॉलिसी के मुताबिक होगा और पॉलिसी नहीं फॉलो करेंगे तो 90 दिन में रेटिफाई होगा। तो तीनों जगह के प्रोसीजर फ़र्क हैं। पेपर में सिनेरियो आता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको मैंने वहाँ से आंसर करना है, वहाँ से आंसर करना है या वहाँ से आंसर करना है। तो समझ लेते हैं, एसोसिएटेड कंपनी या अंडरटेकिंग इदारे का जिक्र हो रहा है, जबकि डायरेक्टर वाले में भी इंसान का जिक्र हो रहा है और रिलेटेड पार्टी में भी ज़्यादातर इंसान है। इदारे भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर इंसान है। फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी में हर ट्रांजैक्शन का जिक्र नहीं हो रहा। एक कंपनी अपने एसोसिएट के या शेयर्स खरीद रही है या उसे लोन दे रही है। तो पेपर में इन 2 ट्रांजैक्शन के अलावा कुछ आए तो फिर तो सोचना ही नहीं है एसोसिएटेड कंपनी के टॉपिक को। एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग का टॉपिक तब एप्लीकेबल होगा जब एक तो इन्वेस्टमेंट हो रही हो, दूसरा वो जो 2 हैं वो इंसान ना हो, वो इदारे हों। अगर एक इदारा दूसरे में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इधर एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग में किसी इंसान का जिक्र नहीं है। तो जब भी पेपर में आपको बता लगे कि एक कंपनी ने दूसरे के शेयर्स खरीद लिए और उन कंपनियों का आपस का ताल्लुक आपने देखा और वो एसोसिएटेड लगे तो फिर आपने वहां से आंसर कर देना है। क्लियर? डायरेक्टर का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपने तब कंसिडर करना है जब गिवन सिनेरियो में डायरेक्टर का उन्होंने जिक्र किया हो। अगर वो डायरेक्टर का जिक्र ही ना करें, कंपनी के ऑफिसर का जिक्र कर दें, कंपनी के एम्प्लॉई का जिक्र कर दें, कंपनी के फलाना शख्स का जिक्र कर दें या कंपनी की किसी ताल्लुक वाले का जिक्र कर दें तो डायरेक्टर इंटरेस्ट वाला टॉपिक नहीं आएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तब आएंगी जब ट्रांजैक्शन हो रही है, जब किसी इंसान या कोई इदारा जो रिलेटेड की डेफिनेशन में आता है उसकी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन। अगर वो ट्रांजैक्शन नॉन आर्म्स लेंथ है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने यहाँ आना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एंड एसोसिएट में हम ज़्यादातर डिस्कशन कर रहे होते हैं आर्म्स लेंथ वाली ट्रांजैक्शन। अब फर्ज करें पेपर में आए कि एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर के भाई के साथ हमने डील किया तो अब दोनों चीज़ें वैलिड हो गई। पहली बात है डायरेक्टर का भाई इदारा तो नहीं होता ना, एसोसिएटेड कंपनी तो साइड पे चला गया टॉपिक। अब 2 टॉपिक रह गए, डायरेक्टर का इंटरेस्ट और रिलेटेड पार्टी। अब चूंकि डायरेक्टर के भाई से डील की है तो इंटरेस्ट भी आ गया और चूंकि ट्रांजैक्शन हो रही है अब आप दोनों की बातें लिखेंगे। आप कहेंगे डायरेक्टर डिस्क्लोजर करेगा, वोट नहीं करेगा, और दूसरा ये ट्रांजैक्शन होगी एक पॉलिसी के मुताबिक।
क्या ये बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले समझना है कि क्या इदारा है। रिलेटेड पार्टी में इंसान, इदारे सब आ जाते हैं। एसोसिएटेड अंडरटेकिंग में सिर्फ इदारे आते हैं, और डायरेक्टर में सिर्फ इंसान आता है। तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में सिर्फ एक इंसान हो, वो भी डायरेक्टर, वो या उससे ताल्लुक हो, तो हमने इस टॉपिक के बारे में सोचना है। अगर डायरेक्टर का तस्करा ही नहीं है तो इस टॉपिक को इग्नोर कर दें। अब देखना है कि इदारा है या इंसान है। एसोसिएटेड में हमेशा इदारा होता है, जबकि रिलेटेड इदारे भी हो सकते हैं, इंसान भी। फर्ज करें एक होल्डिंग के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, तो होल्डिंग रिलेटेड पार्टी भी होती है बाय डेफिनेशन और एसोसिएटेड भी होती है। अब समझना पड़ेगा कि नोयत क्या है। क्या वो हमसे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, क्या वो हमें कुछ बेच रहे हैं, क्या वो हमसे सर्विस ले रहे हैं, क्या हम उन्हें सर्विस दे रहे हैं, ये सब ट्रांजैक्शंस की किस्में हैं। जबकि वो वाले सेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ है, इन्वेस्टमेंट। इनमें से कोई एक दूसरे के या शेयर्स खरीदे या लोन दे, दिस इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन। आप गौर से देखें, वहाँ शेयर खरीदने की कोई जिक्र नहीं था रिलेटेड पार्टी में, लोन देने का जिक्र नहीं था। तो लोन और इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स वो हमेशा इस वाले सेक्शन के अंदर आएगी, बाकी सारी ट्रांजैक्शन उसके अंदर जाएंगी। अब इस नीयत से एक दफ़ा घर जाके इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से देखना है। इस इरादे से फिर आपने पास पेपर्स की वीडियो देखनी है। अगर कोई मेरा टीम मेंबर इस वक्त मौजूद है या टीम मेंबर का कोई नुमाइंदा, आप बात पहुंचा देंगे, तो आपने उन्हें कहना है कि आज एज अर्ली एज पॉसिबल हमने इस चैप्टर की जो पास पेपर की वीडियो है वो उस गूगल ड्राइव में अवेलेबल कर देनी है। आपको पता नहीं किस गूगल ड्राइव की बात हो रही है? वो जो क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन में जो गूगल ड्राइव है, तो वहाँ पे चैप्टर 10 के पास पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरह से समझना है और पास पेपर्स को अच्छी तरह से देखना है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, सिर्फ 5 दिन रह गए।